बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे हिंदी साहित्य यानी कि हिंदी गद्य के मॉडल पेपर के बारे में। जो लिखित मॉडल पेपर होगा आपका, उसमें कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे और उन प्रश्नों के उत्तर को आपको कैसे लिखना है, इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से आपको यह भी पता चलेगा कि क्वेश्चन कितने टाइप के पूछे जाते हैं और उन सभी टाइप में आपको किन किन रणनीति के तहत आपको अपने उत्तर को लिखना है। ये तमाम प्रकार की बातें होने वाली हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और उम्मीद है कि आप लोग अंत तक देखेंगे और निश्चित तौर पर आपको यह वीडियो पसंद आएगा। और इसी आशा के साथ मैं आगे बढ़ने का प्रयास करता हूँ। हिंदी साहित्य बीए थर्ड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए हिंदी गद्य का है मॉडल पेपर को लेकर के। ये न्यू मॉडल पेपर है 2023 की परीक्षाओं के लिए, खास करके बीए थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा के लिए हिंदी साहित्य के लिए। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न और उत्तर इसमें आपको बताए जाएंगे। इसमें लगभग आप 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे और सबसे मजेदार बात यह रहेगी, या सबसे आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात यह रहेगी कि इस वीडियो के माध्यम से आप व्याख्या भी जानने वाले हैं कि आखिरकार जो आप में व्याख्या को लेकर के प्रश्न आएंगे उनके उत्तर को आपको कैसे लिखना है और कौन कौन सी व्याख्या आपकी आ सकती हैं। इन तमाम प्रकार के जो आपके मन में प्रश्न चल रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से आप निकलने का प्रयास करेंगे। और यह वीडियो ऑब्जेक्टिव के छात्र छात्राओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव से। सबसे महत्वपूर्ण आपको यह बात बता दूं कि राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय का पेपर शायद हुआ था, उसको मैंने सॉल्व करवा दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। जिनका पेपर अभी नहीं हुआ है उनके पेपर के लिए आपको बता दूं, अगर जिन छात्र छात्राओं को कोर्स लेना है तो अभी वो कोर्स ले सकते हैं। 9161936062, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आपको व्हाट्सएप करना है। आप कहेंगे वहाँ पर आपको व्हाट्सएप एसएमएस का करना है कि सर हमको हिंदी साहित्य बीए थर्ड सेमेस्टर का कोर्स चाहिए, ठीक है, जिसमें आपको हिंदी गद्य पढ़ाया जाएगा। तो उसमें आपको करना क्या, बस यही लिख करके भेज देना है कि सर जी हमको हिंदी साहित्य बीए थर्ड सेमेस्टर का कोर्स चाहिए। तो मैं तुरंत आपके पास क्यूआर कोड सेंड करूंगा। उसी क्यूआर कोड पर आपको कितने रुपए भाई, मात्र और मात्र 100 रुपये आपकी प्राइस रखी गई है। आप लोगों के कहने पर बहुत कम प्राइस में हमने कोर्स रख दिया, तो मात्र 100 रुपये में आपको कोर्स मिलेगा। और भी क्लासेस वहाँ पर आपको मिलती रहेंगी और पीडीएफ नोट्स। सबसे मज़ेदार बात यह है, चाहे आज के मॉडल पेपर की पीडीएफ की बात की है तो आपको उस ग्रुप में मिल जाते हैं। हर एक सब्जेक्ट के पीडीएफ वहाँ पर आपको मिल जाते हैं। जो भी आपके यहाँ पर वीडियोज़ आएंगी उन सारे पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएंगी, और जो वीडियोज़ अलग से हैं यानी चैप्टर वाइज वहाँ पर हिंदी की, उसके भी पीडीएफ आपको मिल जाएंगे वहाँ पर। क्लियर, महासंग्राम वीडियो जो पड़ी हुई यूट्यूब पर, उसके भी पीडीएफ नोट्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, तो आप देख सकते हैं। और एक महासंग्राम 2.0 भी आने वाला है हिंदी साहित्य का थर्ड सेमेस्टर के लिए, तो उसके लिए भी आप सभी लोग तैयार हो जाइएगा। तो ये उन सभी के पीडीएफ वगैरह आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, तो आपको मात्र 100 रुपये में कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, और कोर्स अगर आप थर्ड सेमेस्टर में ले लेंगे तो आपके लिए जो आप जब किस में जाएंगे भाई, आप फोर्थ सेमेस्टर में जब जाएंगे तो आपके लिए भी कुछ जो है अच्छे तरीके से व्यवस्था करी जाएगी। तो जिनको लेना है मात्र 100 रुपये पे करके कोर्स ले सकते हैं। क्लियर, तो हिंदी साहित्य का ये है। आप गूगल पे फ़ोन पे कुछ भी कर सकते हैं, और गूगल पे फ़ोन पे करने के बाद में आपको तुरंत, जैसे आप 100 रुपये सेंड करेंगे हमारे पास, तुरंत आपको करना क्या है कि स्क्रीनशॉट ले लेना है, उसको हमारे पास सेंड कर देना। तुरंत आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा और आपके पास जितनी क्लासेस हुई हैं उनकी जो है लिंक आपको सेंड कर दी जाएगी और पीडीएफ नोट सेंड कर दिए जाएंगे। रही बात आपकी ये कि मान लेते जो नहीं चलाता है पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे कुछ भी नहीं चलाता है यूपीआई माध्यम, उनके लिए भी है कि वो दूसरे से करवा करके जो है कोर्स ले सकते हैं। यानी किसी दूसरे के फ़ोन से करवा दीजिएगा और उनसे स्क्रीनशॉट जो है सेंड करवा दीजिएगा हमारे नंबर पर, या आप स्क्रीनशॉट लेकर के उसका अपने पे मंगवा लीजिएगा अपने फ़ोन पे, और आप हम हमारे पास सेंड कर देंगे तो मैं ऐड कर दूंगा। क्लियर, चले हम आगे बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। इससे पहले एक मॉडल पेपर मैं दे चुका हूँ। क्लियर, ऑब्जेक्टिव के 3 मॉडल पेपर हो चुके हैं, लिखित के 1 मॉडल पेपर, महासंग्रह वीडियो हो चुकी है आपके यूट्यूब पर ही, आप देख सकते हैं किस तरीके से आपको पढ़ाया जाता है, आप आसानी से देख लीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से अंत तक होते होते आप बहुत जानकारी पाएंगे हिंदी साहित्य हिंदी गद्य बीए तृतीय वर्ष, मतलब तृतीय सेमेस्टर के बारे में। द्वितीय वर्ष तृतीय सेमेस्टर 2023 का यह मॉडल पेपर है, आने वाली परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। चले, आपके परीक्षा में 3 टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। एक तो खंड आ से अति लघु उत्तरीय प्रश्न, खंड बा में आपके लघु उत्तरीय प्रश्न और व्याख्या खंड प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। क्लियर, और व्याख्या खंड और लघु उत्तरीय प्रश्न जो होते हैं इनके जो नंबर होते हैं वो सेम होते हैं, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। तो इसमें 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपको करने हैं, और लगभग आपको 2 व्याख्या तो कम से कम करनी ही पड़ेगी। ठीक है, बाकी आपके 2 या 3 आपके जो लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं वो। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे, यानी लगभग 2 व्याख्या आपको मिनिमम यानी कम से कम करनी ही होती है, ये बात ध्यान रखेंगे। क्लियर,
यानी कुल मिलाकर के 8 प्रश्न आपको दिए जाते हैं। 8 प्रश्न में से आपको 5 प्रश्न करने होते हैं। किसी किसी विश्वविद्यालय में अथवा करके आपको देता है, किसी किसी में अथवा करके नहीं देता है, केवल 4 प्रश्न या 4 प्रश्न देता है जो है इसका जो है मतलब 8 प्रश्न में से आपका मिक्सचर दे देता है, 5 क्वेश्चन या 4 व्याख्या का और 4 आपका लघु उत्तरीय का। क्लियर। तो अभी देखते हैं कैसे कैसे हमने रखा है। 50 शब्दों में आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। सभी प्रश्न करने अनिवार्य होते हैं। एक प्रश्न का अगर आप 50 शब्दों में अच्छे तरीके से लिखेंगे तो आपको उसके लिए 2 अंक प्रदान किए जाएंगे एग्जामिनर की तरफ से, यानी आपका 20 नंबर अति लघु उत्तरीय से तैयार होता है। क्लियर। और अति लघु उत्तरीय अगर आपने सही तरीके से लिखा तो एग्जामिनर पसंद हो जाता है, चूंकि यही वो देखता है कि भाई छोटे छोटे प्रश्नों को आपने कैसे लिखा, उसी आधार पर वो बड़े प्रश्नों का मूल्यांकन भी कर देता है। बहुत सारे प्रोफेसर्स ने हमको यही बताया कि जैसा जब आपके 1-1 नंबर वाले 2-2 नंबर वाले जो प्रश्न होते हैं, अगर उनको आपने सही लिखा है तो जो लंबे लंबे प्रश्न होते हैं उनमें ज़्यादा पढ़ता नहीं एग्जामिनर, बस नंबर दे देता है आपको। क्लियर। इन्हीं के आधार पर। चले, आपके मैंने 6 मिनट वैसे ले लिए तो माफ़ी चाहेंगे आप लोगों से। अब मैं तीव्र गति से आगे बढ़ने का प्रयास। पहला प्रश्न आपका है, कहानी कला के प्रमुख तत्वों का उल्लेख कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाला है। कहानी कला के प्रमुख तत्वों का उल्लेख कीजिए। कहानी के बारे में, कहानी का उद्भव और विकास मैंने आपको बताया था, आपसे पूछा आता है कहानी क्या है। कहानी की बात किया तो कहानी जीवन का एक खंड चित्र मात्र होता है, यानी कि एक पूरे के पूरे जीवन का कोई एक पहलू, कोई एक किस्सा या कोई एक खंड, उसी का चित्र होती है कहानी। ठीक है। और ऐसा चित्र होता है जिस चित्र की घटनाएं पाठकों को क्या करती हैं, अच्छी एक प्रकार से लगती हैं और उनको गदगद कर देती हैं अगर वो चित्र या वो घटना देखते हैं। जो आपकी मूवीज़ होती हैं कहानी पर नहीं आधारित होती हैं, ये बड़ी कहानी यानी उपन्यास से मूवीज़ बनती हैं, क्योंकि मूवीज़ में आप देखते हैं कई सारी कहानियाँ, कई सारी घटनाएँ आपको दिखाई पड़ती, तो वो उपन्यास हो जाता है। और आप देखते हैं जो वेब सीरीज वगैरह ये सब ही उपन्यास से ही रिलेटेड आप मान सकते हैं। कहानी छोटा साइंस होता है, ठीक है, एक पार्ट किसी का। तो ये होता है कहानी। कहानी का उद्भव विकास मैंने आपको बताया था। कहानी के बारे में आपको पता होगा कि शुरुआत से ही वैसे तो कहानियाँ रही हैं भारतीय साहित्य में, लौकिक संस्कृत साहित्य में भी कथा साहित्य की प्रधानता रही है, और हिंदी की आधुनिक कहानी का जन्म जो होता है वह वर्तमान युग में होता है। और आप देखते हैं पत्र पत्रिकाओं का विकास होता है और भारतेंदु युग में आकर के हिंदी कहानी का विकास थोड़ा थोड़ा शुरुआत होता है। लेकिन निश्चित तौर पर जो पहली कहानी आती है आपको पता होगा, माधव राय सप्रे की कहानी है, ठीक है, एक टोकरी भर मिट्टी, वो अब वर्तमान साक्ष्यों के आधार पर है। ये मैंने आपको बताया भी होगा ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों में। क्लियर। और किशोरीलाल गोस्वामी की आचार्य रामचंद्र शुक्ला बताते हैं कि किशोरीलाल गोस्वामी की पहली कहानी इंदुमती, ठीक है, जिस पर टेम्पेस्ट का छायानुवाद भी बताया जाता है कि ये भाई उसका छायानुवाद है। ठीक है। तो वो थोड़ा सा नेगलेक्ट हो जाती है, उसके जो है उसके मौलिकता पर प्रश्न चिन्ह है इंदुमती कहानी के, इसीलिए उस कहानी को कुछ विद्वानों ने नकार दिया। और हिंदी की पहली कहानी 1901 ईस्वी में प्रकाशित, ठीक है, छत्तीसगढ़ की एक पत्रिका थी, शायद मित्र पत्रिका से प्रकाशित थी, छत्तीसगढ़ की माधवराव सप्रे की कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी। ठीक है। तो ये हिंदी की पहली कहानी। और आपको पता होगा हिंदी कहानी मुख्य रूप से 4 युग है हिंदी कहानी के। पहला है विकास युग, जिसको आप प्रेमचंद से पूर्व युग कहते हैं, यानी कि पूर्व प्रेमचंद युग कहते हैं हिंदी कहानी का। 1900 से लेकर के 1911 ईस्वी या जो है, हाँ, यही युग आपका होता है, या 16 तक मान लेते कुछ विद्वान। और प्रेमचंद युग जो होता है मुख्य रूप से 1916 से बहुत लोग मानते हैं, 1916 से 1936, क्योंकि 1916 में प्रेमचंद की एक कहानी आती है आपके पाठ्यक्रम में, एक संकलित कहानी, उसका नाम क्या है, उसका नाम है पंच परमेश्वर। वह कहानी प्रकाशित होती है। ये मैं थोड़ा सा आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए इसी माध्यम से, और आपको एक बृहत जानकारी हो जाए ताकि आप आसानी से किसी भी प्रश्न के उत्तर को लिख सकें। क्लियर। तो प्रेमचंद युग आता है 1916 में, कुछ विद्वान बता चूँकि उनके प्रेम जो है कहानी आती है पंच परमेश्वर। और आप देखते हैं लास्ट कहानी उनकी कौन सी, कफन कहानी है 1936 में, तो वहाँ तक चलती है। और उसके बाद में आती है प्राक स्वतंत्र युग, यानी कि स्वतंत्रता से पहले की, यानी 1936 से लेकर के 1947 का युग। ठीक है। उसमें कहानियाँ जो लिखी गई उसका कुछ अलग मंतव्य था। और उसके अंदर स्वतंत्रता के बाद की जो कहानियाँ आती हैं 1947 से लेकर के अब तक, ठीक है, वो कहानी, इस प्रकार चीज़ें होती है। और नई कहानी भी आंदोलन आप को पता होगा, आधुनिक कहानी का मूल उद्देश्य था, उसमें नई कहानी का उदय होता है और जीवन की विसंगतियों का मनोवैज्ञानिक धरातल पर गहन विवेचन करते थे ये लोग। कुंठा, निराशाहीनता, उद्देश्यहीनता को प्रकाशित किया, यथार्थवादिता पर बल दिया। ठीक है। कहानी आप देखते नई कहानी का शुरुआत होता है, चाहे आप देखते हैं जो है उसने कहा था, एक कहानी है चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की,
तो कई सारी कहानियाँ। प्रश्न आपसे पूछा रहा है कहानी कला के प्रमुख तत्व, यानी कहानी में कितने तत्व होते हैं मुख्य रूप से। तो मैंने इसको बार बार बताया, कहानी के मुख्य रूप से 6 तत्व। कहानी के तत्व पूछे चाहे उपन्यास के तत्व पूछे, बात एक ही, 6 ही तत्व होते कहानी के भी और उपन्यास के भी। कहानी जो होती है छोटा होता है, उपन्यास कहानी का बड़ा भाग होता है, यानी कि कहानी लड़का है और उपन्यास होकर बप्पा है। ठीक है, समझ में आ रही बातें? बिल्कुल। तो कहानी के प्रमुख तत्व कौन कौन से? पहला होता है कथा वस्तु। कथा वस्तु माने होता है कथानक। कथा वस्तु को ही क्या बोलते हैं? कथानक। बिन कथानक कहानी का क्या फायदा, यानी कथानक इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तो कथानक पहला होता है, बहुत महत्वपूर्ण पहलू होता है पहला तत्व कथानक। दूसरा तत्व आपका क्या होता है भाई? दूसरा तत्व होता है आपका कहानी का चरित्र चित्रण। और इन्हीं कहानी कला के तत्वों के हिसाब से कहानियों का मूल्यांकन किया जाता है कि भाई किसी कहानी का कथानक क्या है, किसी कहानी का चरित्र चित्रण, यानी कि जो एक प्रकार से जो चरित्र चित्रण मतलब समझ रहे हैं कि कौन, मतलब जो व्यक्ति हैं वो कौन कौन है, यानी कि जो एक प्रकार से जो भूमिका निभा रहे हैं उन रोल में वो कौन कौन लोग हैं, यानी चरित्र चित्रण। ठीक है, ये होगा दूसरा। तीसरा होता है आपका भाई कथोपकथन। कथोपकथन को अंग्रेजी में डायलॉग बोलते हैं। आपको एक मूवी के माध्यम समझिए। जैसे मान लेते हैं कहानी एक मूवी है, मान लो, मानने में क्या आता है, मान लेते हैं एक मूवी है, यानी कि एक पिक्चर है। ठीक है, अब इस मूवी में सबसे पहले तो मूवी की एक कथानक होगा, मूवी का एक कहानी होगी, एक कथानक होगा। कहानी मतलब कहानी का मूल मेरा मतलब होता है कथानक, एक स्टोरी होगी, उसी स्टोरी पर चलेगी कहानी। तो एक कथानक होता है पहली बात। कहानी में आप देखते हैं कुछ हीरो हीरोइन काम करते हैं, कुछ गुंडा काम करते हैं, तो वो होते हैं आपके चरित्र चित्रण। और तीसरा जो आपका है डायलॉग, यानी कथोपकथन जिसको आप बोलते हैं, संवाद शैली जिसको आप बोलते हैं। तो कथोपकथन आपका तीसरा महत्वपूर्ण तत्व होता है कहानी कला का। ठीक है, तीसरा कौन सा? कथोपकथन, यानी डायलॉग जिसको बोलते हैं, जो हीरो हीरोइन बोलता है। सनी देओल का आपने बहुत सारा डायलॉग सुना होगा, काजल तुम सिर्फ मेरी हो। इसी प्रकार से और भी डायलॉग हैं। कातिया इन हाथों ने क्या बोलता है? खून पसीने की कमाई हुई रोटी की ताकत है कातिया, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। तो ये सब क्या है? ये सब आपका कथोपकथन समझिए। क्लियर? चौथा आपका क्या होता है कहानी कला का तत्व भाई? चौथा तत्व होता है मेरे भैया, चौथा होता है आपका देश काल या वातावरण जिसको आप कहते हैं। देश काल यानी कि किस धरातल पर कहानी घटित हुई है, किस स्थान की घटना है, यानी मूवी कहाँ पर शूटिंग हुई है, कहाँ कहाँ की घटना है, ये चीज़। क्लियर? पांचवा जो कहानी कला का तत्व होता है वो होता है आपका भाई भाषा शैली। किस भाषा में कहानी, हिंदी में है, तेलुगु में है, तमिल में है, उर्दू में है, या किस भाषा में है मूवी। ठीक है, तो यानी कहानी किस भाषा में है, तो ये होता है भाषा शैली कैसी है। कुछ विद्वान भाषा और शैली को अलग अलग बताते हैं, लेकिन मुख्य रूप से एक ही है। और जो छठवां तत्व है कहानी का और सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है वो उद्देश्य। कहानी या कोई मूवी जो बनाई जाती है किसी न किसी उद्देश्य पर आधारित, तो खास करके मूवी की तो कोई बात नहीं है, साउथ की मूवीज उद्देश्य से पूर्ण मूवीज होती हैं। ठीक है, और आप देखते हैं ये जो छठवां आपका है उद्देश्य, कहानी का एक उद्देश्य होता है, उपन्यास का एक उद्देश्य होता है। तो ये उपन्यास के भी तत्व हैं, उपन्यास कला के भी तत्व यही हैं, यानी कौन कौन से? कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, कथोपकथन, देश काल, वातावरण, भाषा शैली, उद्देश्य। क्लियर? ये 6 तत्व होते हैं मुख्य रूप से। समझ में आ गई बातें? तो ये हो गए कहानी कला के तत्व। इतना ही आपको लिखना था, बस 6 लिख देना था आपको, लिखना था। इसमें प्रश्न का उत्तर कैसे लिखना है? आप लिखेंगे कहानी कला के प्रमुखता 6 तत्व हैं जो कि निम्नलिखित हैं, या जो कि इस प्रकार है। और उसके नीचे आप पहला डालेंगे कथा वस्तु लिख देंगे, दूसरा डालेंगे क्या लिख देंगे? चरित्र चित्रण, तीसरा क्या लिखेंगे? कथोपकथन, चौथा क्या लिख देंगे? देश काल या फिर वातावरण, चौथा पांचवा आप क्या लिख देंगे? पांचवा लिख देंगे भाषा शैली, और छठवा लिख देंगे उद्देश्य। बस हो गए, हो गया क्लियर? बस इतना होगा, इतने में हो जाएगा, आपका 2 नंबर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न आपका है, देखिए इसमें ज़्यादा समय वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं, 2-2 नंबर वाले प्रश्न में बस सटीक उत्तर होना चाहिए, ज़्यादा लंबा ना खींचिएगा, बस छोटे छोटे प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे ताकि आपका समय भी ज़्यादा ना लगे, क्योंकि आपको समय भी बचाना है। अगला प्रश्न नाटक और एकांकी। नाटक और एकांकी की बात की, नाटक किसे कहते हैं भाई? तो यहाँ पर जब भी ऐसे प्रश्न पूछेगा नाटक या एकांकी या नाटक लेकर के छोड़ दिए, नाटक की परिभाषा है, नाटक के अर्थ को आपको बताना है। नाटक क्या होता है भाई? तो नाटक की बात की जाए तो इसमें जैसे नाटक लिख करके छोड़ दिया, तो नाटक की आपको परिभाषा बतानी। क्लियर? तो नाटक शब्द की उत्पत्ति जो हुई है भाई, आपको लिखना है कि नाटक शब्द की उत्पत्ति जो हुई है किससे हुई, सबसे पहले यही आपको बताना है, नट धातु से। किस धातु से हुई है? नट धातु। नट धातु संस्कृत का धातु है। क्लियर? तो नट धातु से नाटक शब्द की उत्पत्ति हुई है, और नाटक का मतलब होता है अभिनय। ठीक है, नाटक का मतलब क्या होता है? अभिनय। ठीक है, अभिनय मतलब क्या होता है? एक्टिंग। अभिनय माने क्या होता है? एक्टिंग, मंचन।
और भरत मुनि को आपको पता होगा, भरत मुनि का एक सूत्र है, उन्होंने उसमें नाटक में लोक जीवन की वृत्तियों का अनुकरण किया जाता है। भरत मुनि कहते हैं, भरत मुनि का कहते हैं कि एक सूत्र, मतलब भरत मुनि का एक सूत्र है, उस सूत्र में वो बताते हैं कि नाटक में लोक जीवन की जो वृत्ति होती है, वृत्ति माने होता है जो चीज़ें या घटनाएं, तो लोक जीवन की जो वृत्तियां होती हैं उनका अनुकरण किया जाता है। अनुकरण माने होता है उनको, उनसे सीखा जाता है। अनुकरण माने होता है कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है, आप उससे सीख रहे हैं कि भाई ये ऐसा काम कर रहा है इस तरीके से, तो होता है अनुकरण करना। ठीक है, तो लोक जीवन की जो वृत्तियां होती हैं उन्हीं का अनुकरण करके मंचन किया जाता है, वो होता है नाटक आपका। भरत मुनि कहते हैं, भरत मुनि ने नाटक को एक प्रकार से क्या कहा है, भरत मुनि नाटक को पांचवा वेद भी कहा है। ये बात ध्यान रखिए, चूंकि नाटक की बात की जाए तो नाटक में जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद से पाठ लिया गया है। ठीक है, ऋग्वेद से पाठ लिया गया है। दूसरा वेद कौन सा है आपका, सामवेद, सामवेद से गान को ले लिया गया है नाटक में। ठीक है, तीसरा आपका वेद कौन सा है, यजुर्वेद, यजुर्वेद से अभिनय को उठा लिया गया है भाई। यजुर्वेद से किसको लिया गया, अभिनय को लिया गया है। और चौथा जो आपका है वेद वो कौन सा, अथर्ववेद, अथर्ववेद से रस को ले लिया गया है। क्लियर, रस से अथर्व, मतलब रस जो है नाटक में जो आता है वो अथर्ववेद से लिया गया है। गान जो है वो आपका जो है सामवेद से लिया गया है। ऋग्वेद से पाठ लिया गया है और यजुर्वेद से अभिनय लिया गया है। और इसीलिए जो कि चार वेदों का एक निचोड़ या चार वेदों के समन्वय निकला एक पांचवा वेद, जिसको नाटक कहा भरत मुनि ने, यानी पंचम वेद है नाटक। क्लियर, यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ से यह सद्मार्ग दिखाने वाला। आपको एक आरती होती है कि आरती श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती, उसमें पंचम वेद पुराणों को भी कहा गया है, लेकिन वो आध्यात्म में चला गया है। इसीलिए यहाँ पर अगर आप साहित्य में पढ़ें तो पंचम वेद भरत मुनि जो है संस्कृत के बड़े प्रकांड विद्वान हैं, रस सिद्धांत के प्रणेता हैं। ठीक है, 8 रसों के बारे में बताते हैं भरत मुनि। और भरत मुनि की बात की जाए, रसस्यते असो इति रसः, और भरत मुनि की बात की जाए तो भरत मुनि जो है कि प्रकार से नाटक को पांचवा वेद बताते हैं और कहते हैं कि सामवेद से गान लिया गया है, ऋग्वेद से पाठ लिया गया है, यजुर्वेद से अभिनय और अथर्ववेद से रस मिला करके नाटक की उत्पत्ति होती। क्लियर, ये हो गया नाटक के बारे में कुछ बातें। अच्छा, नाटक की परिभाषा भी अगर आप नीचे लिख देंगे तो बड़ा अच्छा नंबर आपको प्रभावित कर सकते हैं। आप लिखेंगे नाटक की परिभाषा, एक व्यक्ति है बाबू गुलाब राय, बड़ी जबरदस्त परिभाषा देते हैं नाटक की। बाबू गुलाब राय कहते हैं कि नाटक में जीवन की अनुकृति को शब्दगत संकेतों में संकुचित करके उसको सजीव पात्रों के द्वारा, किसके द्वारा, सजीव पात्रों के द्वारा, किसको, जीवन की अनुकृति को, जो जीवन की अनुकृति हैं, जीवन में जो अनुकरणीय चीजें हैं, जो आदर्शात्मक चीजें हैं, जो सीखने योग्य चीजें हैं, तो जीवन की अनुकृति को शब्दगत संकेतों में, शब्दगत संकेतों में, चूंकि नाटक में शब्द मंचन के साथ, अभिनय के साथ साथ शब्दांकन भी, कथोपकथन भी आप देखते हैं। ठीक है, संवाद शैली, तो शब्दगत संकेतों में संकुचित करके उसको सजीव पात्रों के द्वारा एक चलते फिरते सप्राण रूप में अंकित किया जाता है। ठीक है, और नाटक जीवन की सांकेतिक अनुकृति नहीं है वरन सजीव प्रतिलिपि है। आप ये प्रश्न जब ये लाइन लिख देंगे कि नाटक जीवन की सांकेतिक अनुकृति, नहीं कि संकेत में नाटकों को हम समझे, ना ना ना, सांकेतिक अनुकृति नहीं है, ये सजीव प्रतिलिपि है। और नाटक में फैले हुए जीवन व्यापार को एक ऐसी व्यवस्था के साथ रखते हैं कि अधिक से अधिक प्रभाव उत्पन्न हो सके, ये बताते हैं बाबू गुलाब राय। कुल मिलाकर के नाटक जो है ये अत्यंत ही प्राचीन विधा है। और आप देखते हैं ईसा पूर्व 3री शताब्दी में आचार्य भरत मुनि थे, और आचार्य भरत मुनि ने इस विधा को आधार बना करके नाट्य शास्त्र भी लिखा था। ये बात ध्यान रखेंगे, नाट्य शास्त्र रचना है आचार्य भरत मुनि की, बड़ी फेमस रचना है। खास करके काव्य शास्त्र जब मैं पढ़ाऊंगा आपको, आगे आने वाले समय में आपको पढ़ेंगे तो काव्य शास्त्र में आप जानेंगे इन चीज़ों के बारे में। तो ये हो गया आपका नाटक। अगला प्रश्न आपका है एकांकी। एकांकी क्या है बाबू, एकांकी के बारे में आप सब लोग जानते हैं क्या, बताएं एकांकी किसे कहते हैं। एक बार सभी लोग, जितने भी लोग जो है देख रहे हैं वीडियो को, फटाफट से लाइक करेंगे। एकांकी, एकांकी का मतलब होता है एक अंक का नाटक। एकांकी का उद्भव जो हुआ है, एकांकी का शाब्दिक अर्थ क्या है, एक अंक वाला नाटक या एक अंक वाला। हिंदी एकांकी के जन्म के विषय में आपको पता होगा, विद्वानों में मतभेद रहा है, मैंने एकांकी वाले चैप्टर में आपको समझाया भी है। ठीक है,
और एक वर्ग उन विद्वानों का है जो एकांकी का उद्गम संस्कृत नाट्य साहित्य से मानते हैं, और खास करके इसमें डॉक्टर सरनाम सिंह आधुनिक एकांकी को प्राचीन नाट्य परंपरा से जोड़ते हुए कहते हैं कि यह मानना कितना भ्रामक होगा कि हिंदी एकांकी के सामने कोई भारतीय आदर्श ही ना था। जबकि प्रोफेसर सद्गुरु शरण अवस्थी कहते हैं कि यह ना समझना चाहिए कि भारतवर्ष में एकांकी थे ही नहीं। मतलब एकांकी कुछ विद्वान मानते हैं कि पाश्चात्य जगत से एकांकी आई है, लेकिन एकांकी चूंकि आप देखते हैं चाहे भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात की जाए, चाहे संस्कृत में आप देखते हैं एक अंक के नाटक मिलते हैं, तो भारतीय साहित्य से भी जुड़ा रहा है। क्लियर। तो कुछ विद्वान उससे मानते हैं, कुछ विद्वान इससे मानते हैं। हालांकि यहाँ पर एक परिभाषा भी आपको देनी पड़ेगी एकांकी की। तो एकांकी की एक परिभाषा मुझे याद हो रही है, शायद वो किस विद्वान की परिभाषा, बड़ी ज़बरदस्त परिभाषा दी थी उन्होंने, राजेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव जी की, प्रोफेसर हैं ये। प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद जी की परिभाषा है। उन्होंने लिखा है कि किसी तथ्य, अनुभूति या विचार के किसी महत्वपूर्ण अंश का, क्या कहा इन्होंने कहा कि किसी तथ्य, कोई फैक्ट है, उस फैक्ट का, अनुभूति का, कोई अनुभूति है, उस अनुभूति का, किसी विचार का, जब इन सभी का, चाहे अनुभूति हो, चाहे तथ्य हो, चाहे विचार हो, इनके किसी महत्वपूर्ण अंश का एक अंक या एक अथवा अनेक दृश्यों में प्रभावपूर्ण तरीके से नाट्य अभिव्यंजन होता है, उस नाट्य अभिव्यंजन को एक अंकी कहते हैं। यानी एक पात्र में, मतलब एक अंक या अनेक दृश्य हो सकते हैं, एक अंक या एक अंक और एक दृश्य भी हो सकता है एकांकी में, अनेक दृश्य भी हो सकते हैं। अंक एक होगा, दृश्य अनेक हो जाएंगे। एक अंक और एक दृश्य वाला एकांकी भी आप देखेंगे हिंदी साहित्य में, और एक अंक और अनेक दृश्य आपको दिखाई पड़ेगा। दृश्य मतलब समझ रहे, पर्दा गिरता है, फिर पर्दे के पीछे से दूसरा शुरू होता है, यानी अंक समाप्त नहीं होता है। जैसे आप देखते हैं कि जैसे जो है, आप नौटंकी नाच कभी देखे होंगे, अगर गांव वगैरह से रिलेटेड होंगे तो नौटंकी नाच होती है। उस पर जब एक कार्यक्रम हो जाता है तो दूसरा तुरंत कार्यक्रम फट से आ जाता है, तो वो उसी प्रकार से पर्दा तुरंत सरकार ले जाता है, फिर पर्दा आगे आ जाता है, इस प्रकार से। क्लियर। तो ये दृश्य होता है, ये क्लियर। अंक दूसरा है, दृश्य दूसरा है। तो ये हो गया आपका एकांकी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न आपका है भाई। चौथा प्रश्न देखिए, सॉरी, तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया कि निबंध के अंग कौन कौन से। बहुत बढ़िया प्रश्न है। निबंध क्या होता है भाई? निबंध माने होता है नी प्लस बंध, नी प्लस बंध से मिलकर के बना निबंध। निबंध माने होता है बांधना, और अच्छी तरह से बांधना, मतलब कि एक ऐसी गद्य रचना जिसमें साफ सुथरी, सरल, विषयानुकूल भाषा और भावों में विचारों को क्रमबद्ध रूप से बांधा जाता है, सुगुम्फित किया जाता है। उसी गद्य रचना को हम क्या बोलते हैं? निबंध बोलते हैं। निबंध से संबंधित या उसके निकटतम पर्यायवाची और भी शब्द, जैसे निबंध से रिलेटेड ही शब्द हैं, जैसे कि लेख भी निबंध के ही जैसा प्रतीत होता है। संदर्भ हो गया, रचना है, प्रस्ताव है, शब्द लेख है, ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल, इसके अलावा कंपोजिशन, यसे, आलेख, ये सब निबंध के ही पर्यायवाची शब्द ले सकते हैं, निकटतम पर्यायवाची हैं। क्लियर। तो ये निबंध होता है। निबंध बंधन मुक्त होकर के जब रचनाकार क्या करता है, अपने विचारों को किसी जो है व्यक्ति पर चाहे लिखता है, किसी वस्तु पर लिखता है, या किसी भी चीज़ पर लिखता है, तो वो विचारों को अपने एक जो है प्रभाव पूर्ण शैली के माध्यम से लिखने का प्रयास करता है, ताकि पाठक जो है उसमें बंधा रहे। क्लियर। निबंध के अंग पूछा गया, सबसे महत्वपूर्ण। तो निबंध के मुख्य रूप से 4 अंग होते हैं। आपसे पूछेगा निबंध के कितने अंग, तो आप लिखेंगे मुख्य रूप से निबंध के 4 अंग होते हैं। पहला कौन सा अंग है भाई? पहला है आपका शीर्षक, दूसरा है आपका प्रस्तावना, तीसरा है आपका भाई विस्तार, और चौथा है लास्ट आपका उपसंहार, कंक्लूजन। पहला शीर्षक होता है। शीर्षक, निबंध का शीर्षक अगर नहीं है तो बिल्कुल बेकार हो। निबंध का शीर्षक हमेशा आप ध्यान रखेंगे आकर्षक होना चाहिए। अगर निबंध का शीर्षक जो है आकर्षक नहीं है तो निश्चित तौर पर आपका निबंध हो सकता है कोई ना पढ़े, बोरिंग हो। लेकिन जब निबंध आकर्षक होगा तो आप एक प्रकार से अपना वो वर्चस्व बनाएंगे। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो आप एक प्रकार से पहला इंप्रेशन शीर्षक का ही पड़ता है। तो शीर्षक आपका आकर्षक होना चाहिए, जिससे पाठकों में उसे पढ़ने के लिए उत्सुकता पैदा हो या रुचि उत्पन्न हो सके। दूसरी बात यह है जो मैंने बताई आपको, प्रस्तावना। प्रस्तावना को भूमिका कहते हैं, आपको पता होगा। तो जो है प्रस्तावना जो हो आपकी रोचक होनी चाहिए,
कम शब्दों में होनी चाहिए, यानी सीमित प्रस्तावना ज़्यादा बेटर होती है बजाय असीमित के। आप एक सीमा में रह करके, शब्द सीमा में रह करके अगर अपनी प्रस्तावना लिखते हैं ज़्यादा बेटर होती है। क्लियर। और एक हिसाब से विषय वस्तु को स्पष्ट तरीके से बयां कर दे आपकी प्रस्तावना, ये जबरदस्त प्रस्तावना होती है। और खासकर निबंध का यह एक अंग होता है। तीसरा अंग जो निबंध का होता है वो होता है आपकी जो है क्या बोलते हैं, विस्तार, जिसमें आप निबंध का विस्तार करते हैं, बीच वाला पोर्शन। ठीक है। और विचारों का विकास आप देखते हैं ये खास करके विस्तार वाले पोर्शन में ही होता है। लेखक या जो साहित्यकार होता है अपने विचारों को विस्तार देता है थोड़ा मध्य में जा करके, उसी को विस्तार कहते हैं। तो इसमें विचारों का विकास आपको दिखाई पड़ता है। निबंधकार का दृष्टिकोण भी यहीं पर पता चल जाता है कि भाई ये जो है निबंध किस दृष्टिकोण को ध्यान में रख करके लिखा गया है। इसके अलावा जो चौथा अंग होता है निबंध का वो होता है उपसंहार। उपसंहार में लेखक जो होता है वह निबंध का निष्कर्ष देता है कि भाई निबंध का जो उद्देश्य था और या क्या निबंध का ये निष्कर्ष या जो मुद्दा उसने उठाया था उस मुद्दे का क्या निष्कर्ष होगा, क्या उपसंहार होगा, वो बताता है। तो एक प्रकार से ये होता है आपका निबंध। अगला प्रश्न है आपका, भाई देखेंगे अगला प्रश्न, चौथा नंबर प्रश्न, रिपोर्टाज और साक्षात्कार और निबंध का जन्मदाता किसको माना जाता है? भाई निबंध का जन्मदाता जो है सिसेरो को और सेनेका को माना जाता है। रोम के प्रसिद्ध लेखक हैं। हालांकि इसको लेकर के भी मतभेद है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, रिपोर्टाज और साक्षात्कार। रिपोर्टाज किसे कहते हैं भाई? रिपोर्टाज मतलब होता है, रिपोर्टाज पहली बात समझिए एक फ्रांसीसी शब्द है। आपसे ऑब्जेक्टिव में बहुत बार प्रश्न पूछा कि रिपोर्टाज कैसा शब्द है, तो रिपोर्टाज आपका फ्रांसीसी शब्द है, फ्रांस का शब्द है। ठीक है, मतलब फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। ठीक है, ऐसा बोलना ज़्यादा उचित होगा। तो रिपोर्टाज आप लिखें, सबसे पहला पॉइंट यही लिख सकते हो आप कि रिपोर्टाज जो है ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है और यह गद्य की नवीनतम विधाओं में से एक है। ये भी आप लिख सकते हैं क्योंकि रिपोर्टाज का विकास हिंदी में खास करके कुछ ही समय पहले हुआ है। और ख़ास करके एक ऐसी नवीनतम विधा है रिपोर्टाज जिस रचना में आप देखते हैं वर्ण विषय का आंखों देखा और कानों सुना विवरण प्रस्तुत किया जाता है। और ऐसा विवरण प्रस्तुत करते हैं जो है साहित्यकार कि पाठक की एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे आप देखते हैं वो मंत्रमुग्ध हो जाता है, झंकृत हो उठता है अंदर से और वह उन्हें भूल नहीं सकता। रिपोर्टाज ऐसा कुछ होता है ताकि एक छाप हो जाती है मस्तिष्क में। रिपोर्टाज रिपोर्ट नहीं है, ये बात आप ध्यान रखें। रिपोर्टाज रिपोर्ट नहीं है, रिपोर्ट में केवल यथा तथ्य वर्णन होता है कि भाई क्या था उसका वर्णन हो जाता है रिपोर्ट में। रिपोर्टाज में क्या होता है, कथ्यों को कलात्मक एवं प्रभावपूर्ण ढंग से या भावपूर्ण ढंग से लिखा जाता है। और खास करके रिपोर्टाज एक ऐसी रचना है, ऐसी विधा है जिसका जन्म द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुआ। और हिंदी में रिपोर्टाज लेखन की शुरुआत शिवदान सिंह चौहान का आपने नाम सुना होगा, उनकी रचना एक है लक्ष्मीपुरा, उससे रिपोर्टाज की शुरुआत मानी जाती। तो ये रिपोर्टाज के बारे में कुछ बातें थी, मैंने आपको बता दी, इतना लिख देंगे हो जाएगा। अगला आपका साक्षात्कार। साक्षात्कार की बात की जाए, आपके पाठ्यक्रम में कौन सा रिपोर्टाज सम्मिलित है भाई? बताओ, कमेंट करके बताओ आपके पाठ्यक्रम में कौन सा रिपोर्टाज है। बिल्कुल आपके पाठ्यक्रम में ऋण जल धन जल रिपोर्टाज है, फणीश्वरनाथ रेणु का रिपोर्टाज है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका साक्षात्कार। क्या साक्षात्कार है आपके पाठ्यक्रम में भाई? ऑब्जेक्टिव में हमेशा प्रश्न पूछता है, क्या साक्षात्कार है आपका? बिल्कुल इंटरव्यू जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित है या साक्षात्कार, वो साक्षात्कार लिखा है मतलब कि वो पदम सिंह शर्मा कमलेश का प्रकाशन है। श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी से जो मिले थे पदम सिंह शर्मा कमलेश, उन्हीं दोनों के बीच की बातचीत है। ठीक है। साक्षात्कार किसे कहते हैं भाई? साक्षात्कार एक प्रतिष्ठित विधा है और आप देखते हैं इसके लिए अंग्रेजी में इंटरव्यू का शब्द का प्रयोग होता है, हिंदी में भेंट वार्ता भी प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा अंतरंग वार्ता भी कहते हैं, खास करके हिंदी में साक्षात्कार को परिचर्चा भी कहते हैं। तो तमाम सारे शब्द हिंदी में साक्षात्कार के लिए प्रयोग किए जाते हैं। कुल मिलाकर के इंटरव्यू में लेखक किसी व्यक्ति से साक्षात्कार करने के बाद किसी निश्चित प्रश्नमाला के आधार पर उसके बारे में पाठकों तक जानकारी पहुंचाता है, प्रकाशित करवाता है रचना। बस वही हो गई। यानी दो व्यक्ति बैठ करके, जैसे पदम सिंह शर्मा कमलेश गए थे निराला जी के घर पर, उनसे मिले थे और उन्हीं के बीच की बातचीत आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। क्लियर। तो ये हो गया आपका जो है साक्षात्कार। अगला प्रश्न आपका है 5वां नंबर प्रश्न देखेंगे, संस्मरण और रेखा चित्र। संस्मरण क्या है भाई? संस्मरण की बात की तो आप सभी को पता होगा संस्मरण के बारे में। संस्मरण किसे कहते हैं बताओ भाई? संस्मरण जो होता है ये खास करके जो संस्मरण होता है स्मृति के
आधार पर किसी विषय या किसी व्यक्ति पर कोई लेख जब लिखा जाता है तो उसी को संस्मरण कहते हैं। और यात्रा साहित्य में भी आप देखते हैं इसी के अंतर्गत आता है, यात्रा साहित्य संस्मरण के अंतर्गत ही आ जाता है। संस्मरण को साहित्यिक निबंध की प्रवृत्ति में भी आप मान सकते हो, कोई उसमें दो राय नहीं है। और आप देखते हैं कि जब ऐसे कार्य होते हैं साहित्यिक निबंध में आप रख सकते हैं उसको, तो उसको हम स्मारक निबंध बोलते हैं। जो संस्मरण होता है जब उसको हम निबंध की शैली में लिखते हैं तो उसको हम स्मारक निबंध कहते हैं। और मोटे तौर पर संस्मरणों को स्वविशेषता के तहत लिखा जा सकता है, लेकिन संस्मरण और आत्मचरित के दृष्टिकोण के बीच एक बुनियादी अंतर होता है। आत्मकथा के लेखक का मुख्य विषय अपनी जीवनी का वर्णन करना होता है, जबकि संस्मरण जो होता है इसमें कहानी का मुख्य पात्र लेखक स्वयं होता है। लेखक जो होता है उसका दृष्टिकोण अलग होता है। इसमें लेखक अपनी पूरी बायोडाटा या अपनी आत्मकथा नहीं लिखता है, इसमें जीवन के किसी पहलू का, किसी घटना का जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए, स्मर्यमाण यानी याद करने योग्य, जो मेमोरियल जो फैक्टर्स हैं, जो की पॉइंट्स है उसके जीवन की, उसको लिखने का प्रयास। रेखाचित्र जो होता है, खास करके रेखाचित्र की उत्पत्ति जो हुई है अंग्रेजी भाषा का स्केच शब्द से, उससे हुई है। और हिंदी में आपको पता होगा जो है रेखाचित्र के लिए शब्द चित्र का प्रयोग भी किया जाता है, व्यक्ति चित्र का भी, तूलिका चित्र का भी, चरित्र लेख का भी और वित्रलेख का भी प्रयोग हिंदी में आपको दिखाई पड़ता है। और ख़ास करके हिंदी का प्रथम रेखाचित्र 1937 में प्रकाशित हुआ, बोलती प्रतिमा श्री राम शर्मा की है, ठीक है, इसका प्रकाशन हुआ। और ख़ास करके रेखाचित्र और संस्मरण में थोड़ा संबंध अगर बताएं हम आपको, तो संस्मरण, रेखाचित्र और आत्मचरित, इन तीनों का एक दूसरे से बहुत घनिष्ठ संबंध है। आप देखते हैं एक की सीमा दूसरे से कहाँ पर मिलती है, कहाँ पर ख़त्म होती है, इसका पता नहीं चलता है। और ख़ास करके आप देखेंगे संस्मरणात्मक रेखाचित्र भी आपको मिलते हैं और रेखाचित्रात्मक संस्मरण भी आपको दिखाई पड़ते हैं। जैसे कि महादेवी जी का नाम इसमें बड़ा फेमस है। महादेवी का गद्य लेखन जब आप देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा कि कहीं कहीं पर महात्मा गांधी की कुछ रचनाएं ऐसी हैं जो कि पता ही नहीं चलता कि वो रेखाचित्र हैं कि संस्मरण हैं, या रेखाचित्र कहें या संस्मरण कहें, इसमें भ्रम हो जाता है, या दोनों कह दें, ठीक है। और रेखाचित्र में आप देखते हैं जहाँ पर चित्र का महत्व अधिक होता है वहीं पर संस्मरण में स्मृति का महत्व ज़्यादा होता है। संस्मरण में अतीत की घटनाओं को देखा जाता है, रेखाचित्र में अतीत की अनिवार्यता नहीं होती है। संस्मरण जो होता है लेखक निजी संबंधों और अनुभवों को आधार बना करके बनाता है, जबकि रेखाचित्र में ऐसे आधार की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये दोनों में थोड़ा अंतर भी मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आप देखेंगे। अगला प्रश्न आपसे आ चुका, 6वां नंबर प्रश्न आप देखेंगे, जीवनी और आत्मकथा में क्या अंतर है। जीवनी और आत्मकथा में क्या अंतर है भाई, बड़ा जबरदस्त प्रश्न है। जीवनी किसे कहते हैं भाई, जीवनी आत्मकथा से थोड़ी अलग रचना होती है और जीवनी को अंग्रेजी में बायोग्राफी कहते हैं, आपको पता होगा, क्लियर। बायोग्राफी कोई दूसरा व्यक्ति भी लिख सकता है, जैसे कि मान लेते हैं कोई फेमस राइटर है, उस फेमस राइटर की कोई दूसरा साहित्यकार जो है उसकी क्या लिख सकता है भाई, क्या लिख सकता है, जीवनी लिख सकता है, ठीक है। और ख़ास करके आत्मकथा लेखक की अपनी कथा होती है, जबकि जीवनी जो होती है किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन की कथा होती है, मतलब कि व्यक्ति विशेष के जीवन की घटनाओं का लिखा गया वर्णन जीवनी कहलाता है। और जीवनी लेखक को आत्मकथा लेखक से अधिक सावधानी बरतनी होती है, क्योंकि आत्मकथा की चूक को केवल लेखक ही पकड़ पाता है, लेकिन अगर आपने जीवनी में चूक कर दी बाबू तो क्या होता है, बहुत सारे लोग जान पाते। चूंकि जिस व्यक्ति के बारे में आप जीवनी लिख रहे हैं उस व्यक्ति के बारे में और बहुत सारे लोग जानते हैं, और जिस के बारे में आपने लिखा है उसके खास करके घर वाले या वो व्यक्ति अगर स्वयं मान लेते हैं जीवित है तो वो भी जानता है अपने जीवन के बारे में, तो उसमें कोई त्रुटि हो जाती है फिर वो दिक्कत होती है। तो सावधानी जीवनी लिखते समय ज़्यादा बरतनी पड़ती है, आत्मकथा लिखते समय थोड़ा कम भी बरतनी पड़ती है। तो ये हो गई आपकी जीवनी, ठीक है। आत्मकथा की बात की है तो आत्मकथा स्वयं लिखी अपनी कथा को आत्मकथा कहते हैं। जब कोई लेखक या साहित्यकार या कोई अन्य व्यक्ति कलात्मक और साहित्यिक तरीके से स्वयं क्या करता है, अपनी जीवनी लिखता है, उसे आत्मकथा कहते हैं। आत्मकथा से यह अपेक्षा की जाती है कि उसमें सत्य का अंश अधिक हो और लेखक ईमानदारी से अपने जीवन की जो तमाम सारी घटनाएं घटित हुई हैं उसके जीवन में, उसका वर्णन बढ़िया तरीके से, सत्यता तथ्यात्मक तरीके से उसका विवरण प्रस्तुत करे। ये होती है आपकी आत्मकथा। अंतर थोड़ा सा मैं एक दो पॉइंट आपको बता रहा हूँ, इसको लिख लीजिएगा। पहला अंतर आपका ये है, इस प्रश्न का उत्तर, पहला अंतर आप लिखेंगे जीवनी और आत्मकथा में। पहला अंतर यह है कि जीवनी में रचनाकार और नायक अलग अलग व्यक्ति होता है, पहला अंतर।
जीवनी में रचनाकार और नायक दोनों अलग अलग होता है, जबकि आत्मकथा में रचनाकार और नायक की भूमिका एक ही व्यक्ति की होती है और वह लेखक स्वयं होता है। क्लियर? ये पहला अंतर। दूसरा अंतर जीवनी और आत्मकथा में यह है कि जीवनी की रचना के लिए निष्पक्षता की जरूरत पड़ती है। जीवनी लिखते समय आप निष्पक्ष होकर के लिखना पड़ता है, जबकि आत्मकथा लेखक के लिए स्वयं का मूल्यांकन करना आवश्यक होता है। वह अपना मूल्यांकन करता है। अगर मान लेते कोई त्रुटि भी रह गई तो खुद ही तो लिख रहा है उसके अपने बारे में, तो वो थोड़ा बहुत चल जाएगा, लेकिन जीवनी में नहीं चलेगा। तो ये दूसरा अंतर। दूसरा अंतर क्या लिखेंगे कि जीवनी की रचना के लिए निष्पक्षता की जरूरत होती है, आत्मकथा लेखक के लिए स्वयं का मूल्यांकन करना आवश्यक होता है। तीसरा अंतर, और बस 3 अंतर अगर आप लिख देंगे तो निश्चित तौर पर आपको 50 नंबर मतलब 50 शब्द हो जाएंगे और 2 नंबर मिल जाएंगे बड़े आराम से। तीसरा अंतर ये होता है जीवनी और आत्मकथा में, जीवनी जो होती है वो दूसरे व्यक्ति की जीवन कथा होती है। क्या? जीवनी दूसरे व्यक्ति की जीवन कथा होती है, जबकि आत्मकथा अपने ही जीवन की कहानी होती है। क्लियर? और हिंदी साहित्य में जो प्रथम आत्मकथा है वो 1641 ईस्वी में लिखी गई है, बनारसी दास चतुर्वेदी की, 1841 होगा, ठीक है। अर्धकथानक है, प्रथम आत्मकथा है शायद, इसको थोड़ा सा देख लेंगे। इसको आप गूगल कर लीजिएगा कि पहली कहानी जो बनारसी दास चतुर्वेदी की आत्मकथा है अर्धकथानक, ये इसका मतलब प्रथम आत्मकथा होने का गौरव प्राप्त है। और ये कब लिखी गई थोड़ा सा इसको देख लेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। आत्मकथा के बारे में बता रहा हूँ, पहली आत्मकथा। क्लियर? एक बार इसको आप सभी लोग क्या करेंगे, इसको आप अगर गूगल कर लेंगे निश्चित तौर पर आपके समझ में थोड़ा आ जाएगा। आप लोग इसको गूगल कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, तो जीवनी और आत्मकथा में आपने अंतर समझ लिया। आपके पाठ्यक्रम में कौन सी जीवनी संकलित है भाई, और कौन सा वो संकलित है, आप फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। आपके उसमें कौन सा संकलित है भाई, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे, फटाफट से बताएंगे कौन सी जीवनी और कौन सा आत्मकथा संकलित है आपके पाठ्यक्रम में भाई, बताएं, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। बताइए भाई, कौन सी आत्मकथा आपके पाठ्यक्रम में संकलित है? बताएं। हाँ बिल्कुल, 1641 ही करेक्ट आंसर है। ओके, 1641 इज राइट आंसर, बिल्कुल 1641 ही है, ठीक है। थोड़ा सा मैंने सोचा 1641 ईस्वी में पहली आत्मकथा कैसे हो गई, लेकिन 1641 ज़्यादा आपका करेक्ट है। 1641 ईस्वी में प्रथम आत्मकथा हिंदी साहित्य में लिखी जाती है, बनारसी दास चतुर्वेदी की आत्मकथा है, अर्धकथानक, ठीक है, पहली आत्मकथा मानी जाती है हिंदी साहित्य की। क्लियर? मैंने आपसे कुछ प्रश्न आपसे पूछा था कि जो है आपके पाठ्यक्रम में कौन सी जीवनी और आत्मकथा संकलित है, तो आपके पाठ्यक्रम में कौन सी जीवनी भाई, बताएं सभी लोग। आपके पाठ्यक्रम में जो जीवनी है वो कौन सी जीवनी है? आपके पाठ्यक्रम में जो जीवनी है भाई, वो जीवनी है कलम का सिपाही, अमृत राय की रचना है। मुंशी प्रेमचंद को कलम का सिपाही कहा जाता है और उन्हीं के संदर्भ में जीवनी का अंश है, उन्हीं की जीवनी है। मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है कलम का सिपाही, अमृत राय ने लिखा है। और आपके पाठ्यक्रम में जो आत्मकथा संकलित है वो जूठन संकलित है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न आप देखेंगे, ज्ञान रंजन जी के प्रमुख कहानी संग्रह पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। ज्ञान रंजन जी एक कहानीकार हैं, बड़े ज़बरदस्त कहानीकार हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि ज्ञान रंजन जी के प्रमुख कहानी संग्रह पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। नहीं, उनके बारे में, कहानी संग्रहों के बारे में आपको लिखना है कुल मिलाकर के 3-4 कहानी संग्रह, 5 कहानी संग्रह अगर आप लिख देंगे, 4 ही लिख देंगे, 3 ही लिख देंगे तो हो जाएगा काम, ठीक है। ज्ञान रंजन जो है साठोत्तरी युग के कहानीकार हैं, प्रसिद्ध कथाकार हैं, आपको पता होगा। ज्ञान रंजन जी की बात की जाए तो इनकी प्रसिद्ध कहानी पिता है, आपके पाठ्यक्रम में पिता कहानी संकलित भी है। और ख़ास करके आप देखेंगे इनकी जो ज्ञान रंजन की जो कहानी है, ये पहली कहानी संग्रह इनका है जो है फेंस के इधर उधर, लिख लीजिएगा। ज्ञान रंजन का पहला कहानी संग्रह कौन सा है? पहला कहानी संग्रह है फेंस के इधर उधर। फेंस के इधर उधर 1964 में ये लिखा गया है, 1964 में पहली कहानी संग्रह। दूसरा कहानी संग्रह इनका 1971 में प्रकाशन होता है।
1971 में दूसरे कहानी संग्रह का प्रकाशन होता है, यात्रा जो है शीर्षक से यात्रा कहानी संग्रह दूसरा लिख देंगे। तीसरा जो इनका कहानी संग्रह है वो कहानी संग्रह है क्षणजीवी। क्षणजीवी जो है 1977 में प्रकाशन होता है। क्षणजीवी का कब? 1977 में। किसका? क्षणजीवी कहानी संग्रह का। और इसके अलावा आप देखेंगे, इसके अलावा भी और तमाम सारे कहानी संग्रह इनके हैं, जैसे अनुभव, अमरूद का पेड़, छलांग, फेंस के इधर उधर, पिता, घंटा, ये सब इनकी कहानियां हैं। ठीक है, 3 कहानी संग्रह आप लिख लीजिएगा। क्षणजीवी 1977 में, 1971 में यात्रा कहानी संग्रह है, और फेंस के इधर उधर 1964 में कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ। ठीक है, तो कहानी संग्रह में बहुत सारी कहानियाँ होती हैं, और इनकी कुछ चर्चित कहानियाँ, जैसे कि पिता कहानी सबसे फेमस है, घंटा कहानी इनकी फेमस है, और फेंस के इधर उधर, छलांग कहानी, अमरूद का पेड़, अनुभव कहानी, ये सब फेमस है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका 8वां नंबर प्रश्न है, हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकारों का नाम उल्लेख कीजिए। हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकार कौन से हैं भाई? हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकार फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकारों में पहला नाम आप लिख सकते हो, किसका भाई? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं ये ललित निबंधकार हैं। दूसरे व्यक्ति का नाम आप लिख सकते हो बाबू गुलाब राय, ये भी ललित निबंधकार हैं। आप रामधारी सिंह दिनकर का नाम भी लिख सकते हो, जो है खास करके ललित निबंधकारों में। इसके अलावा आप विद्यानिवास मिश्रा जी का नाम भी लिख सकते हो, भारतेंदु युग के कवि हैं, मतलब लेखक हैं। ठीक है, और आप अज्ञे जी का भी नाम लिख सकते हो इसमें, खास करके ललित निबंधकारों में। कुबेरनाथ राय का भी नाम लिख सकते हो आप। तो ये लगभग 6 नाम मैंने आपको बता दिए कौन कौन से। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेरनाथ राय, अज्ञे, दिनकर, गुलाब राय, विद्यानिवास मिश्रा, और मतलब हो गए ना 6। तो इनके नाम मैंने आपको बता दिए। क्लियर? समझ में आ गई बातें? ये समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आपसे मान लेते हैं अगर पूछ ले भाई कि एकांकी कला के तत्वों को बताइए, तो एकांकी कला में भी जैसे कि पहला होता है आपका कथानक, दूसरा होता है पात्र और चरित्र चित्रण, तीसरा होता है संवाद और कथोपकथन, चौथा होता है देश काल और वातावरण, पांचवा होता है भाषा शैली, और छठवां होता है उद्देश्य। तो ये वही उपन्यास कहानी का ही ये सारे तत्व होते हैं। लेकिन एक तत्व इसमें बढ़ जाता है, सातवां तत्व। सातवां तत्व होता है रंग संकेत। एकांकी में रंग संकेतों का बड़ा महत्व होता है। ठीक है, तो वो होना चाहिए। आपसे पाठ्यक्रम में प्रश्न पूछ सकता है। देखिए आगे यहाँ पर मैंने प्रश्न रखा भी है। अगला प्रश्न आप देखिए, 9वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा सकता है, कुबेरनाथ राय की रचनाओं का नाम उल्लेख कीजिए। कुबेरनाथ राय की रचनाओं का नाम उल्लेख कीजिए। बड़े फेमस रचनाकार है कुबेरनाथ राय। कुबेरनाथ राय जी का जो जन्म हुआ था ये 1935 में हुआ था। मस्सा पड़ता है गांव, गाजीपुर में है, उत्तर प्रदेश में। और कुबेरनाथ राय का जो निधन हुआ था 5 जून को हुआ था 1996 ईस्वी में। ठीक है, और इनकी शिक्षा जो हुई थी कुबेरनाथ राय जी की काशी हिंदू विश्वविद्यालय और कलकत्ता हिंदू मतलब कलकत्ता विश्वविद्यालय से हुई थी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मैं भी एक प्रकार से छात्र हूँ, पढ़ रहा हूँ। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखें, तो आप सभी लोग काशी हिंदू विश्वविद्यालय की तैयारी प्रारंभ कर दिए। हो सकता है मैं CUT का कोर्स मतलब कि करवाऊँ, CUT की तैयारी भी करवाऊँ दूसरे चैनल पर अपने। ठीक है, तो उसमें अगर आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ेंगे तो बड़ा ज़बरदस्त पढ़ाई होती है। 4 क्लासेस चलती हैं डेली। और आप MA में जब एडमिशन लेते हैं BA पास करके, तो अभी से अपनी तैयारी प्रारंभ कर दीजिएगा आप सभी लोग। ठीक है, CUT का फॉर्म डालिए, बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, मानसिकता डेवलप होगी अच्छे तरीके से, आप और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि आप हर एक बड़ी यूनिवर्सिटी में जाएँ, हमारे छात्र छात्र रहे और नाम रोशन करें अपने माता पिता का, अपने जो है देश का, मतलब अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें, अपने माता पिता का, अपने गुरुजनों का, सभी का नाम रोशन करें। कुबेरनाथ राय जी की रचनाओं के नाम आपसे पूछ रहा है, तो लिखेंगे भाई इनकी रचनाएं, बहुत सारी रचनाएं हैं। पहली रचना लिख लीजिएगा भाई, प्रिया नीलकंठी, इनकी बड़ी फेमस रचना है। प्रिया नीलकंठी इनकी रचनाएं लिख लीजिएगा। इसके अलावा रस आकेठक इनकी रचनाएं लिख लीजिएगा। गंध मादन इनकी रचना लिख लीजिएगा। विषाद योग इनकी रचना है। निषाद बांसुरी इनकी रचना लिख लेंगे। पर्ण मुकुट इनकी रचना है, लिख लेंगे। मणि कुतुल के नाम भी इनकी एक रचना है। महाकवि की तर्जनी भी रचना है। इसके अलावा मन पवन की नौका, इसके अलावा कामधेनु, त्रेता और बृहद शाम, ठीक है, किरात नदी में चंद्रमधु, ये सब रचनाएं किसकी हैं? कुबेरनाथ राय की है। और कुबेरनाथ राय जो हैं ये भारतीय संस्कृति के उदात्त स्वरों को आधुनिक जीवन संदर्भ में व्याख्यायित करने वाले रसधर्मा ललित निबंधकार हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और इनका प्रथम निबंध संग्रह है प्रिया नीलकंठी, बड़ा फेमस है। क्लियर?
तो कुबेरनाथ राय जी की रचनाओं के बारे में मैंने आपको बता दिया। अच्छा, और रचनाकारों से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध संग्रहों के बारे में आपसे पूछ सकता है। तो आचार्य जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रह आप लिख लीजिएगा। पहला निबंध संग्रह साहित्य सहचर, उसके बाद में ब्रज कल्पलता, ठीक है। मतलब ब्रज अलग है, ब्रज निबंध मतलब निबंध संग्रह है। इसके अलावा कल्पलता, इसके अलावा निबंध संग्रहों में नाम आता है विचार और वितर्क का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। आलोक के पर्व भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है। अशोक के फूल निबंध संग्रह है। विचार प्रवाह भी इनका निबंध संग्रह है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। क्लियर, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी के निबंध संग्रहों की बात की जाए तो उनका निबंध संग्रह 3 भागों में प्रकाशित है। चिंतामणि भाग 1, चिंतामणि भाग 2 और चिंतामणि भाग 3। और चिंतामणि एक 4 भाग भी शायद आया हुआ है, ठीक है, बात ध्यान रखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी ने 1904 में जो है 1904 में निबंध लेखन की शुरुआत करी थी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इन्होंने भी पढ़ा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी, बाबू गुलाब राय, ठीक है, सॉरी श्याम सुंदर दास, बाबू गुलाब राय ने श्याम सुंदर दास, ठीक है, और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये सब काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से पढ़े हुए छात्र हैं, ठीक है। बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में 1884 में जन्म हुआ था आचार्य शुक्ला जी का। क्लियर, और बहुत बड़े साहित्यकार भी रहे हैं और निबंधकार तो रहे ही हैं। क्लियर, और भी अगर आपसे प्रश्न पूछेगा तो फणीश्वर नाथ रेणु जी की रचनाओं के नाम आपसे पूछ सकता है। फणीश्वर नाथ रेणु जी की कहानियों के नाम पूछ सकता है आपसे, खास करके इनकी कहानी संग्रह जो हैं उनमें आपको पता होगा ठुमरी, आदिम रात्रि की महक, ये जो है प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं फणीश्वर नाथ रेणु के, ठीक है। और इसके अलावा तीसरी कसम, मतलब कि मारे गए गुलफाम, इस कहानी को कहते हैं, आपके पाठ्यक्रम में संकलित है शायद, तो ये भी बड़ी ज़बरदस्त कहानी है, आपने पढ़ा भी होगा। इसके अलावा ठेस, तीन बिंदिया, तीर्थोदक, रसप्रिया, ये सब रचनाएं फणीश्वर नाथ रेणु की हैं। आपसे पूछे लिख देंगे। आपसे अगर अज्ञे जी की रचनाओं के बारे में आपसे पूछेगा तो अज्ञे जी की रचनाएं भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आपके पाठ्यक्रम में रोज कहानी अज्ञे जी की संकलित है। रोज कहानी का दूसरा नाम गैंग्रीन भी है, पहले गैंग्रीन कहानी नाम था, बाद में उसमें रोज कहानी है। रोज कहानी में मालती माहेश्वर दोनों हैं मुख्य पात्र में। क्लियर, तमाम सारी पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी अज्ञे जी ने किया। विशाल भारत, बिजली, प्रतीक, दिनकर, नया प्रतीत, तमाम सारी पत्रिकाओं का संपादन किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका आ चुका है। 10वां प्रश्न है, राम कुमार वर्मा के एकांकी संग्रहों के नाम बताएं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के एकांकी संग्रहों के नाम आपसे पूछ रहा है, बड़ा ज़बरदस्त प्रश्न है। तो बात की जाए डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की, तो राम कुमार वर्मा के एकांकी संग्रहों की बात की जाए तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की बात की जाए तो इनके एकांकी संग्रह 4 एकांकी संग्रह हैं मुख्य रूप से इनके। पहला है सप्त किरण, दूसरा है पृथ्वीराज की आंखें, तीसरा है रेशमी टाई, चौथा है आपका इनका जो है कौमुदी महोत्सव है शायद, या रूप रंग है, ठीक है। 4 इनके जो है मुख्य रूप से, नहीं और भी एकांकी संग्रह इनके, लेकिन 4 जो हैं इनके मुख्य रूप से खास करके ऐतिहासिक एकांकी संग्रह हैं। 4 ऐतिहासिक एकांकी इनकी एक रचना भी है, ठीक है। सॉरी, ध्यान रखेंगे, एक बार फिर से मैं बताना चाहूँगा, थोड़ा सा उसको जो अभी तक मैंने बताया उसको थोड़ा सा काट दीजिएगा आप, ठीक है। थोड़ा सा उसमें अलग मैंने बता दिया। राम कुमार वर्मा जी के एकांकी संग्रहों के नाम आप लिखेंगे। पहला है आपका सप्तकिरण, दूसरा आप लिख लेंगे पृथ्वीराज की आंखें, तीसरा आप लिख लीजिएगा रेशमी टाई, चौथा लिख लीजिएगा 4 ऐतिहासिक एकांकी, और 5वां आप लिख लीजिएगा रूप रंग, 6वां लिख लीजिएगा क्या बताया था मैंने, कौमुदी महोत्सव, ठीक है। ये राम कुमार वर्मा के एकांकी संग्रह हैं। क्लियर, राम कुमार वर्मा जी का जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के सागर जिले में 15 सितंबर को 1905 ईस्वी में, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर, दीपदान एकांकी आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। दीपदान एकांकी में मुख्य पात्र में कौन है, पन्ना है, जो कि चित्तौड़ के स्वर्गीय महाराणा सांगा के छोटे पुत्र कुंवर उदय सिंह की धाय है, उनके संरक्षण में है। और एकांकी की कथा पन्ना के चारों तरफ घूमती रहती है, जिसमें पन्ना के साहस, प्रेम और बलिदान, स्वामी भक्ति, इन्हीं सभी चीज़ों को आपको दिखाया गया है। तो ये है आपका एकांकी संग्रह। क्लियर, आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये हो गए आपके कुछ अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया, विस्तार से चर्चा कर ली। अब आपके कुछ जो है प्रश्न आपके आ चुके हैं भाई, लघु उत्तरीय प्रश्न केवल 5 प्रश्न आपको करने हैं लघु उत्तरीय के। क्लियर, और खंड बा से
और 8 प्रश्न आपको दिए जाते हैं, केवल 4 ही करने होते हैं, लेकिन इसमें मैंने 8 प्रश्न आपको लघु उत्तरीय में भी दे रखे हैं ताकि इंपॉर्टेंट उन पर आप फोकस कर लें। और 200 शब्दों में आपको इन प्रश्नों को लिखना है, ये बात आप ध्यान रखेंगे 200 शब्दों में, ठीक है। और गद्यांशों की व्याख्या भी मैं करूँगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आप ये जान लो कि आप में लघु उत्तरीय प्रश्न क्या क्या आने वाले हैं, ठीक है। पहला प्रश्न आप देखेंगे, आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है भाई। पहला प्रश्न आप सभी लोग देखेंगे, प्रश्न है कि ध्रुवस्वामिनी नाटक, प्रश्न क्या है, ध्रुवस्वामिनी नाटक का उद्देश्य क्या है, स्पष्ट कीजिए। ध्रुवस्वामिनी नाटक का क्या उद्देश्य है, बड़ा बढ़िया प्रश्न है भाई, आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ध्रुवस्वामिनी एक नाटक है और ऐतिहासिक नाटक है, किसका है, जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है। और इसका उद्देश्य पूछा गया तो उद्देश्य इसका ये है, खास करके जयशंकर प्रसाद जी अपने नाटकों के उद्देश्य के बारे में खुद ही कहते हैं कि मेरे नाटकों को लिखने का उद्देश्य जो रहा है, उसी संदर्भ में इनका एक कथन है। ये कहते हैं कि मेरी इच्छा भारतीय इतिहास के अप्रकाशित अंश में से इन प्रकांड घटनाओं के दिग्दर्शन की है जिन्होंने हमारी वर्तमान स्थिति को बनाने का बहुत प्रयत्न किया है। ये जयशंकर प्रसाद स्वयं कहते हैं अपने नाटकों के उद्देश्य को बताते हुए, क्या कहते हैं कि मेरी इच्छा भारतीय इतिहास के अप्रकाशित अंश में से इन प्रकांड घटनाओं के दिग्दर्शन की है जिन्होंने हमारी वर्तमान स्थिति को बनाने का बहुत प्रयत्न किया है, ठीक है। और ध्रुवस्वामिनी नाटक की बात की है तो एक ऐतिहासिक नाटक होते हुए भी समस्या प्रधान नाटक है यह, ठीक है। कैसा नाटक है, समस्या प्रधान नाटक है। आप इसमें ध्रुवस्वामिनी नाटक में आप देखेंगे प्रधान रूप से गुप्तकालीन जो भारतीय नारी की समस्याएं हैं उन समस्याओं को दिखाने का प्रयास किया गया है। और उसके अतिरिक्त आप देखेंगे राज्याधिकार और विदेशी आक्रमण की समस्या के चित्रण को भी प्रसाद जी ने अपने नाटक में स्थान दिया है। आप देखेंगे इसमें विवाह, मोक्ष और तलाक की भी समस्याएं दिखाई पड़ेंगी ध्रुवस्वामिनी नाटक में। और आप देखेंगे विवाह, मोक्ष, तलाक की समस्याएं जो हैं ये जो है आप देखते हैं इनसे घिर करके नारी जो है, स्त्री जाति जो है वो मारी मारी फिरती है। उसको प्रसाद जी ने उठा करके नारियों को पुरुषों के जो अत्याचार हो रहे थे पुरुषों के द्वारा नारियों पर, उसको एक प्रकार से पुरुष के चंगुल से मुक्त कराने का काम यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी ने ध्रुवस्वामिनी नाटक में करने का प्रयास किया है। और प्रसाद जी की सबसे बड़ी विशेषता और सफलता यही रही है कि वे जिन जिन समस्याओं को नाटक में उठाते हैं उसका ठोस और संतोषजनक हल भी प्रस्तुत करते हैं कि समस्या का हल क्या है। और प्रसाद जी ने ध्रुवस्वामिनी नाटक में जिन नारी समस्याओं को उद्देश्य बना करके चित्रित किया है उसमें वे पूर्ण रूप से सफल भी हुए हैं। ऐसा नहीं है कि वो जबरदस्ती समस्याओं को घुसेड़, ना, जिन समस्याओं को रखा है उन समस्याओं पर तर्क भी देते हैं, तथ्य भी देते हैं, तथ्यात्मक बात करते हैं प्रसाद जी। ध्रुवस्वामिनी नाटक जो है वो नारी समस्या से संबंधित है, जो कि आप देखते हैं मुख्य रूप से नारी समस्या से रिलेटेड कुछ पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान रखेंगे। पहली बात तो ये, पहला पॉइंट इसका आप लिखेंगे कि क्या नारी जो है प्राकृत्या अधिकारहीन हुआ करती है, ये इसी में प्रश्न चिन्ह है। ध्रुवस्वामिनी नाटक में ही आप पता होगा ये कथन है। इसके अलावा इसमें यह भी है कि क्या नारी पुरुष की प्रत्येक आज्ञा का जो है परिपालन करने के लिए सर्वदा विवश है, ये भी इस नाटक में आप देखेंगे इस कथन को। इसके अलावा एक भी प्रश्न यह भी उठता है कि क्या नारी पशु संपत्ति है जिस प्रकार पुरुष मनमाना अत्याचार करने के लिए स्वतंत्र है। प्रश्न यह भी उठता है कि क्या नारी उपहार में दी जाने वाली वस्तु है जिससे उसकी इच्छा अनिच्छा की परवाह किए बिना किसी भी व्यक्ति को उपहार स्वरूप प्रदान किया जा सकता है, क्या ये है नारी, ये भी प्रश्न उठता है। ध्रुवस्वामिनी जब आप नाटक पूरा पढ़ेंगे तो ये तमाम सारे प्रश्न आपके जहन में उठेंगे। ये भी प्रश्न उठता है एकांकी इस नाटक को पढ़ने के बाद ध्रुवस्वामिनी नाटक को, कि क्या किसी विशेष प्रकार की परिस्थिति उपस्थित हो जाने पर नारी विवाह विच्छेद कर सकती है, ये भी प्रश्न उठता है। आप पढ़ेंगे नाटक तब पता चलेगा। इसके अलावा यह भी प्रश्न उठता है कि क्या विवाह का आधार पूर्ण रूप से विवाह पद्धति है या उसका और कोई आधार है। अगर विवाह का आधार विवाह पद्धति ही है कि कोई दूसरा आधार है, क्या आधार है, ये तमाम प्रकार के प्रश्न आप ध्रुवस्वामिनी नाटक में देख सकते हैं। जयशंकर प्रसाद जी सफल हुए हैं अपने उद्देश्यों को लेकर के। अगला प्रश्न आपसे दूसरा नंबर प्रश्न देखेंगे, झांसी की रानी उपन्यास का मूल्यांकन कीजिए। एक बार जितने भी लोग देख रहे हो फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। झांसी की रानी
उपन्यास का मूल्यांकन कीजिए आपसे प्रश्न कह रहा है। और ऑलरेडी मैंने जो कोर्स पढ़ा है उसमें मैंने इस चीज़ को बताया भी है, और इसको लेकर के एक पर्सनल वीडियो यूट्यूब पर भी आपको मिल जाएगी झांसी की रानी उपन्यास को लेकर के। झांसी की रानी उपन्यास जो है ये वृंदावन लाल वर्मा जी के द्वारा लिखा हुआ एक ऐतिहासिक उपन्यास है झांसी की रानी। और इसका प्रकाशन जो हुआ था, प्रथम प्रकाशन 1946 में हुआ था। 1946 से 1948 के बीच लेखक ने इसी शीर्षक से एक नाटक भी लिखा है झांसी की रानी शीर्षक से, जिसे 1955 में मंचित किया गया था। और हालांकि उपन्यास अधिक प्रसिद्ध है और इसे हिंदी भाषा में ऐतिहासिक उपन्यासों की श्रेणी में एक मील का पत्थर भी माना जाता है। एक जबरदस्त उपन्यास है ऐतिहासिक उपन्यासों की श्रेणी में। 1951 में इस उपन्यास का दोबारा से प्रकाशन भी करवाया था वृंदावन लाल वर्मा जी ने। और झांसी की रानी उपन्यास की बात की जाए तो ये खास करके आप देखते हैं भारत देश की घटना है। वृंदावन लाल वर्मा लिखते हैं, भाषा हिंदी है, विषय रानी लक्ष्मीबाई पर लिखा गया और ऐतिहासिक उपन्यास है। प्रकाशन 1946 में पहला होता है, दूसरा 1951 में होता है। क्लियर। और उपन्यास का कथानक जो है भारत में ब्रिटिश राज के काल में मराठा शासित जो झांसी राज्य है उसकी रानी लक्ष्मीबाई के चरित्र पर आधारित है। और इसके साथ ही आप देखते हैं 1857 का जो विद्रोह होता है, क्रांति होती है, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम होता है प्रथम, उसकी व्याख्या भी आप झांसी रानी उपन्यास में आप देख सकते हैं। कुल मिलाकर के उपन्यास के लेखक वृंदावन लाल वर्मा उपन्यास की भूमिका में विस्तार से लिखते हैं कि उपन्यास की रचना दरअसल इस खोज से संबंधित है कि रानी वास्तव में स्वराज के लिए लड़ी अथवा केवल अपने शासन को बचाने के लिए लड़ी। इस प्रश्न की खोज में उपन्यास लेखक ने लिखा। लेखक का कथन है कि उन्हें जो भी लिखित दस्तावेज प्राप्त हुए या वो पाए वो काफ़ी अपर्याप्त थे, और कई लोगों से मिल करके साक्षात्कार के द्वारा उन्हें जो कहानियाँ सुनने को मिली लेखक को, वृंदावन लाल वर्मा जी को, उनसे लेखक को प्रगाढ़ विश्वास हो जाता है और रानी के अंग्रेज़ों से स्वराज युद्ध किया था ऐसा उनको विश्वास होता है, और उसको उसके संदर्भ में इन्होंने लिखा। चूँकि बहुत सारे लेखक जो विदेशी लेखक थे या जो भी लेखक उस समय थे, झांसी की रानी को बस कहा कि अपने देश को बचाने के लिए लड़े, मतलब अपने स्वराज्य को बचाने के लिए, अपने देश के लिए नहीं लड़ी। तो इस प्रकार से आप देखते हैं उपन्यास पर इतिहास के व्यक्तिगत जो है अनुस्मरण होने का आरोप भी कुछ जो है विद्वान लगाते हैं, लेकिन वो कोई मतलब नहीं है उसका। ठीक है। आप देखते हैं खास करके उपन्यास की सबसे बड़ी विशेषता झांसी की रानी उपन्यास की यह है कि इस रचना में वर्मा जी ने उस काल में जब हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यासों की भारी कमी थी, बहुत कमी थी, ऐसे में उनके इस तरह के उपन्यास रचना जब उन्होंने करी, जब झांसी की रानी उपन्यास लिखा, तो ना केवल हिंदी साहित्य इस विधा से समृद्ध हुआ बल्कि परवर्ती जो अंग्रेज विद्वान थे उन लोगों ने भी इन रचनाओं को मील का पत्थर घोषित किया। अंग्रेजों ने भी सराहना करी इस रचना की, कहा कि भाई बड़ी जबरदस्त रचना है। गणेश शंकर विद्यार्थी ने वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यास कुंठार को अंग्रेजी लेखक वाल्टर स्कॉट के टक्कर का बताया, और आगे चल करके झांसी की रानी और मृगनयनी जैसे उपन्यासों की रचना करने वाले वर्मा जी जो हैं, इन्हीं ऐतिहासिक उपन्यासों के बदौलत हिंदी के वाल्टर स्कॉट भी कहे जाते हैं। एमसीक्यू में प्रश्न भी आपसे पूछा गया था कि वाल्टर स्कॉट किसे कहा था हिंदी का, तो वो इन्हीं को कहा जाता है। झांसी की रानी जो है हिंदी का सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास की श्रेणी में आता है, जो कि आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। बस इतना लिखने के हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आपसे देखेंगे पूछा गया, प्रेमचंद की कहानियों की मुख्य विशेषता बताइए। प्रेमचंद की कहानियों की मुख्य विशेषता क्या है भाई? प्रेमचंद जी की बात की जाए तो प्रेमचंद की कहानियों की मुख्य विशेषता क्या है? और कहानी खास करके प्रेमचंद की सभी कहानियाँ अपने आप में एक बढ़िया चीज़ है, एक ज़बरदस्त दस्तावेज है। आप देखेंगे उनकी कहानियाँ लगभग 300 से अधिक कहानियाँ प्रेमचंद जी ने लिखी। कहानी सम्राट, उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं मुंशी प्रेमचंद। और सबसे पहली विशेषता इनकी कहानियों की यह है कि कहानी संपूर्ण जीवन के नहीं बल्कि उसकी एक घटना या एक अंग का मनोभाव प्रस्तुत करती है, यह बताते हैं प्रेमचंद। प्रेमचंद कहते हैं कहानी की परिभाषा को देते हुए कि अनुभूतियाँ ही रचनाशील भावना से अनुरंजित होकर कहानी बन जाती हैं। सबसे उत्तम कहानी वह होती है जो किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर आधारित हो। यह कथन प्रेमचंद जी का स्वयं है। जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि कहानी सौंदर्य अनुभूति के क्षण विशेष को अपने अंतरपट पर अंकित करती है। ठीक है। दूसरी विशेषता आप लिख सकते हैं प्रेमचंद की कहानियों की कि यह विशेष समस्या को लेकर के इनकी कहानियाँ लिखी जाती हैं और उसी समस्या को लेकर के चलती हैं। तीसरी विशेषता लिख सकते हैं
इनकी कहानी अपने आप में पूर्ण होती है। चौथी विशेषता लिख लीजिएगा, इनकी कहानी जो होती पाठक अंत तक पढ़ने के लिए विवश हो जाता है। छठवीं मतलब पांचवी विशेषता इनकी लिख सकते हो आप। पांचवी विशेषता कि इनकी कहानियों में यथार्थवादिता रहती है। छठवीं विशेषता लिख सकते हो इनकी कहानियों की कि इनकी कहानी में उच्च वर्ग, मध्य वर्ग और निम्न वर्ग, इन तीनों का वर्णन आपको इनकी कहानियों में मिलेगा। ऐसा नहीं केवल उच्च वर्गों को लेकर के, मध्य वर्गों को लेकर, निम्न वर्गों को पर भी कहानियां लिखी इन्होंने। क्लियर। इसके अलावा आप देखिए निम्न वर्ग की कहानी जो है कफल कहानी आप पढ़ेंगे, बड़ी जबरदस्त कहानी है। और प्रेमचंद जी के एक प्रकार से जबरदस्त तरीके का, एक प्रकार से जब 1936 में जब कफन कहानी लिखी जा रही थी, बड़ी जबरदस्त कहानी, गोदान उपन्यास पढ़ेंगे। गोदान उपन्यास भी बड़ा जबरदस्त उपन्यास है, बहुत ज़बरदस्त उपन्यास है, लेकिन थोड़ा इस पर विस्तार होने का आरोप भी लगता है विद्वानों के द्वारा, लेकिन वो मायने उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी जो है कुछ विद्वान लगाते। सातवीं विशेषता इनकी कहानियों की यह है प्रेमचंद जी के कि अधिकतर इनकी कहानियों को हम अपने आसपास घटते घटनाओं से ही देख सकते हैं, कि हमारे आसपास की घटनाओं से ही रिलेटेड इनकी कहानियाँ आपको दिखाई पड़ेंगी। और आठवीं विशेषता यह भी आप इसमें लिख सकते हैं भाई कि इनकी कहानियाँ आकाश ही नहीं वरन ज़मीनी लोगों की कहानियाँ भी होती हैं। ऐसा नहीं कि केवल बढ़ चढ़ करके बड़े लोगों की कहानियाँ लिखी, ना, ज़मीनी स्तर से जुड़ी हुई कहानियाँ रहती हैं। आप देखेंगे इनकी कहानियों में खास करके जैसे कफन कहानी में आप देखते हैं माधव और घीसू हो गया, पूस की रात कहानी में हल्कू हो गया, जो झबरे कुत्ते के पास सो करके सर्दी कम कर लेता है, उसको चिपका करके सो जाता। तो ऐसी कहानियाँ लिखी, इस प्रकार की कहानियाँ। और यह सब ऐसी घटनाएं नहीं हैं जिन्हें हम सोच करके महसूस नहीं कर सकते, ऐसा होता भी है। तो आप पढ़िएगा कहानी, कभी पूस की रात कहानी पढ़िएगा। पूस में बहुत ठंडी पड़ती है, ठीक है, पूस में, पूस माघ, ये खास करके पूस ही चल रहा है मेरे हिसाब से, ठीक है, पूस ही चल रहा है ये, पोस माघ, ठीक है, जनवरी का है शायद, पूस का 10 जनवरी दिसंबर, पूस का ही चलता है, फिर माघ। तो ये इस पूस की रात में ठंडी बहुत होती है, इस समय ठंडी भी बहुत ज़्यादा हो रही, तो ये सब इनकी कहानियों में रहती है। तो यही सब आप कहानियों में लिख सकते हैं, बड़े आसानी से आपको नंबर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आपके समझ में चीज़ें आ रही ना, आगे बढ़ते हैं फिर। अगला प्रश्न आप देखेंगे भाई, अगला प्रश्न आपका आ चुका है, सभी लोग देखेंगे, चौथा नंबर प्रश्न आपका आ चुका है भाई। चौथा नंबर देखेंगे, अभी व्याख्या खंड आपका बाकी है, आप लोग व्याख्या खंड के लिए तैयार रहिएगा। व्याख्या खंड आपका है, ठीक है, उसके लिए आप सभी लोग तैयार रहेंगे। एक बार जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न सभी लोग देखने का प्रयास करें। प्रश्न है कि डायरी लेखन के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए। डायरी लेखन प्रश्न बड़ा ही जबरदस्त है, डायरी लेखन को लेकर के है। प्रश्न आपसे क्या कह रहा है भाई, प्रश्न आपसे कह रहा है भाई कि डायरी लेखन का जो उद्भव हुआ है उस पर और विकास पर आपको प्रकाश डालना है, टार्च बना करके नहीं। एक काफ़ी वायरल हुई थी, टार्च बना करके प्रकाश डाल दिया था एक बच्चे ने। लड़कों, जो बच्चे होते कभी कोई कोई जो है मौज ले लेता है एग्जामिनर में जा करके, वहाँ पर टार्च बना करके ले प्रकाश डाल दिया, गुरुजी टार्च प्रकाश डाल दिया मैंने इस पर। चले, तो डायरी मुख्य रूप से बात किया तो व्यक्ति की अपनी निजी संपत्ति होती है। डायरी आप भी लिखते हैं, हम भी लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकता है, ठीक है। कई प्रकार की डायरियाँ भी होती हैं इसी को लेकर के। तो आप देखते हैं डायरी जो होती है हस्तलिखित रूप में प्रकाशन के उपरांत सामान्य पाठक के लिए सुलभ हो जाती है और इस प्रकार उसकी व्यक्तिगता समाप्त हो जाती है और वह साहित्य संसार की संपत्ति हो जाती है जब उसकी व्यक्तिगता समाप्त होती है। डायरी विधा की अगर खास करके बात की तो डायरी विधा का जो उद्भव हुआ है वो स्वतंत्रता से पूर्व युग में आप देखें, स्वतंत्रता के बाद ही हुआ है। 1960 ईस्वी में आप देखेंगे, उसके बाद में घनश्याम दास बिरला की एक डायरी आती है, डायरी के पन्ने। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के द्वारा लिखी गई रचना है मेरी कॉलेज डायरी 1954 में। सुंदरलाल त्रिपाठी की रचना है दैनंदिनी, वो रचना आती है प्रकाशन में। सियाराम शरण गुप्ता जी की रचना है दैनिकी, वो प्रकाशन में आती है। तो ये कुछ गिनी चुनी रचनाएं ही उपलब्ध है हिंदी दैनंदिनी में, यानी कि डायरी में खास करके। और आप देखेंगे कि और भी कुछ डायरियाँ हैं, जैसे कि उपेंद्र नाथ अस्क की रचना है डायरी, वो भी डायरी से, वो जैसे डायरी कौन सी, ज़्यादा अपनी कम पराई 1959 में प्रकाशित हुई थी। आगे का यात्रा व्रत, ये एक बूंद सहसा उछली, ये भी एक डायरी है, लेकिन उतना डायरी के सभी पहलों पर मानदंडों पर खरी नहीं है, लेकिन फिर भी डायरी के श्रेणी में 1960 में प्रकाशन हुआ। धर्मवीर भारती की गद्य कृति है ठेले पर हिमालय, ये भी डायरी से रिलेटेड है। तो इधर कुछ अच्छी डायरियाँ भी प्रकाशित होती रही हैं, कुछ आज के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान में। और डायरी खास करके आप देखते हैं
खास करके जैसे कि प्रवासी की डायरी हुई, हरिवंश राय बच्चन की डायरी बड़ी फेमस डायरी है। एक साहित्य की डायरी है मुक्तिबोध की, बड़ी फेमस डायरी, साथ शायद आपके पाठ्यक्रम में ही डायरी संकलित है ना। एक लेखक की डायरी मुक्तिबोध की डायरी आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। और इसके अलावा मेरी जेल डायरी, ये भी एक डायरी है जयप्रकाश नारायण की है। तो यही है आपका डायरी का उद्भव और विकास, बस इतना, और ज़्यादा कुछ है नहीं डायरी में। तो इतना अगर आप लिख देंगे तो आपको आसानी से नंबर मिल जाएगा। अब आपका बात आता है भाई, अब आपका आता है कि जो है आपका ये, ठीक है, क्या आता है भाई, ये आपका है जो है क्या बोलते हैं, व्याख्या खंड। व्याख्या से ऐसे प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, व्याख्या में देखेंगे प्रश्न है आपका भाई, व्याख्या में क्या प्रश्न है आपका, देखेंगे सभी लोग। प्रश्न है कि दोपहर में उस घर के सूने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी सांप की छाया मंडरा रही हो। उसके वातावरण में कुछ ऐसा अकथ्य, अगध्य, अस्पृश्य, किंतु फिर भी बोझिल और प्रकंपमय और घना सा फैल रहा था। आपको बता दूं कि इसका आपको आपसे पूछेगा संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या आपको लिखनी। क्या लिखना है आपको भाई, क्या लिखना है आपको, आपसे कहेगा कि निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या लिखिए या संदर्भ व्याख्या लिखिए। ऐसे आपसे प्रश्न पूछेगा तो आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। देखें तो संदर्भ में आपको क्या लिखना है इसमें, देखें ऐसे पूछेगा। तो ये आपका जो दिया गया स्टैंजा, यानी जो पैरा आपको ये दिया गया है, ये खासकर ये गद्यांश जो है आपका, ये अज्ञे यानी कि जो सच्चिदानंद हिरण्यवास सेन अज्ञे जी हैं, इनकी एक रचना है, आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, गैंग्रीन कहानी। तो ऐसे आप लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश, हमारी पाठ्यपुस्तक नहीं लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश अज्ञे की चर्चित कहानी गैंग्रीन, या आप या इसमें रोज भी लगा सकते हैं, आप लिख करके रोज भी लिख सकते हैं, या फिर या लगा करके रोज। तो गैंग्रीन या रोज से लिया गया है, ठीक है, या उद्धृत है। ये संदर्भ आपका हो गया, क्लियर। प्रसंग में क्या लिखेंगे, लेखक जो है अतिथि जब मालती के घर पहुंचता है, मालती के बचपन का मित्र भी है, उसका मुंह बोला भाई भी हो सकता है। तो जब मालती के घर पहुंचता है तब उसे वहाँ जो अनुभूति होती है उसी का वर्णन इस गद्यांश में किया गया है खास करके। इसकी व्याख्या इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि लेखक जो है अतिथि से कहता है कि वह दोपहर के समय मालती के घर पहुंचा तो उसने घर के सूने आंगन में पैर रखते ही वहाँ के वातावरण में उसको एक प्रकार की भयंकर स्थिति का आभास हुआ। यहाँ पर आप देखते नहीं, यहाँ पर क्या लिखा है, दोपहर में उस सूने घर में, दोपहर के उस घर के सूने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी सांप की छाया मंडरा रही हो। उसके वातावरण में कुछ ऐसा अकध्य, अस्पृश्य, किंतु फिर भी बोझिल और प्रकंपमय और घना सा फैल रहा था। यानी कह रहा है लेखक कि उसके वहां के वातावरण में एक प्रकार की भयंकर स्थिति का आभास होता है, मानो वह किसी साधारण घर में नहीं है बल्कि किसी असाधारण घर में आ गया है। वहां के वातावरण में अब कुछ इस प्रकार उदासी छाई हुई है जिसके बारे में कहना भी सहज संभव नहीं है, लेकिन अनुभव अवश्य हो रहा है उसको। और कुछ अजीब सा अनुभव हो रहा है लेखक, मतलब उस अतिथि को जो आया हुआ है मालती के घर पर। वहाँ के वातावरण में एक विचित्र बोझिलापन है, भारीपन है, भयानकता दिखाई पड़ती है। तो ये उस घर का वर्णन है। अब यहाँ पर कुछ विशेष में बातें आपको लिखेंगे, इस विशेष से भी आपको नंबर पूर्ण मिल जाता है, पूरा नंबर मिलता है विशेष लिखने से, अच्छा लगता है। विशेष में क्या है इसमें, क्योंकि इसमें घर का वातावरण बता रहा, तो एक विशेष तो आपका जो बता रहा है वही आप लिख सकते हैं, घर का वातावरण बताया गया है और इसमें रहने वाले किस प्रकार का जीवन व्यतीत कर रहे हैं इसके बारे में बताया गया है। दूसरी बात, मनोविश्लेषणवादी शैली में लिखा गया। आगे की जितनी कहानियां हैं वो लगभग अधिकतर कहानियां मनोविश्लेषणवाद यानी मनो विश्लेषणवाद पर ही आधारित है, मनोविश्लेषणात्मक कहानी है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तीसरी बात यह है कि भाषा इसकी तत्सम जो है प्रधान भाषा, आप देखते हैं संस्कृत की भाषा आपको यहाँ पर दिखाई पड़ती है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कौन सी भाषा, संस्कृत, जैसे कि आपका आ चुका है अकध्य, अस्पृश्य, ठीक है, प्रकंपमय, तो ये सब आपकी भाषा कौन सी आ गई, ये सब आपकी भाषा है। देखेंगे ये सारी की सारी भाषा आपकी पारिष्कृत और परमार्जित भाषा है, तत्सम प्रधान भाषा का प्रयोग किया गया, ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं। इसके अलावा अगला आप देख सकते हैं, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको उदाहरण के स्वरूप में दिखाने का प्रयास किया है कि ये सब भी आपके पाठ्यक्रम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये आपके उसमें आता है उसमें। तो आप एक बार अपनी कहानी को अगर आप या अपनी रचनाओं को पढ़ लेंगे एक बार तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। दूसरा आपका है, देखेंगे भाई क्या है कि दुनिया का व्यवहार इतना शुष्क, इसका भी आपको संदर्भ व्याख्या करनी है।
आपका ये दिया हुआ है गद्यांश कि दुनिया का व्यवहार इतना शुष्क, इतना निर्मम, इतना क्रूर है, मैं उससे नफरत करता हूँ। क्या लोग नहीं समझते कि वह जो मर जाती है वह भी किसी की लड़की होती है, किसी माता पिता के लाड़ में पली होती है, फिर उसके मरते ही सगाइयाँ लेकर दौड़ते हैं। स्मृति मात्र में मेरा खून उबलने लगता है। ये किसका है? ये जो है खास करके ये संदर्भ कहाँ से लिया गया भाई, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। ये संदर्भ किस कहानी का है? ये लक्ष्मी का स्वागत एकांकी आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, आपको पता होगा। लक्ष्मी का स्वागत एकांकी आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, उसी एकांकी से लिया गया। कौन सी एकांकी है? लक्ष्मी का स्वागत उपेंद्र नाथ अस्क की एकांकी है, ठीक है, वहीं से लिया गया है। क्लियर? कौन सी एकांकी है? लक्ष्मी का स्वागत एकांकी है आपकी, उसी एकांकी से ये लिया गया है। क्लियर? और खास करके इसमें प्रसंग की बात, और मैंने आपको बताया इसमें क्या लिखेंगे आप कि जो प्रस्तुत गद्यांश है, इस गद्यांश मतलब कि मतलब जो प्रस्तुत गद्यांश है क्या लिखेंगे आप कि प्रस्तुत गद्यावतरण किससे लिया गया भाई? किससे लिया गया है? लक्ष्मी का स्वागत से लिया गया है। लक्ष्मी का स्वागत क्या है भाई? लक्ष्मी का स्वागत एक एकांकी है ना? बिल्कुल, लक्ष्मी का स्वागत आपका एक एकांकी है, उसी एकांकी से यह लिया गया है, आप ये लिख सकते हैं। और ख़ास करके ये भी आप यहाँ पर दिखा सकते हैं, क्या प्रसंग में या संदर्भ में लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियाँ उपेंद्र नाथ अस्क के एकांकी लक्ष्मी के स्वागत से ली गई हैं या उद्धृत हैं। और रोशन की पत्नी मर जाती है, उसका पुत्र अरुण होता है, और जो अभी बच्चा है अरुण छोटा है, काफ़ी बीमार है, और रोशन के माता पिता को उस बीमार बच्चे की चिंता नहीं है। और रोशन का जो माता पिता है यानी कि जो खास करके अरुण के दादा हैं, अरुण जो है किसका लड़का है? रोशन का लड़का है। रोशन का लड़का अरुण है, छोटा है, बच्चा है, बीमार है, और रोशन को एक प्रकार रोशन के माता पिता को बीमार बच्चे की चिंता नहीं है। वह तो रोशन का दूसरा विवाह करवाने के लिए उत्सुक है, क्योंकि रोशन की बीबी नहीं है, वो सोचते हैं कि रोशन का दूसरा विवाह करवा दी जाए, ठीक है। और ख़ास करके जिसके घर में लक्ष्मी धन आ सके, जिससे मतलब उनको क्या मिल सके? दहेज मिल सके, ऐसी मानसिकता है। और ख़ास करके और वे लक्ष्मी का स्वागत करने को जो एक प्रकार से उद्धवत होते हैं, यही इसीलिए इसका शीर्षक रखा गया लक्ष्मी का स्वागत। और रोशन अपने बच्चे की स्थिति में अपने मित्र सुरेंद्र के सम्मुख प्रस्तुत करता है इन चीज़ों को। और ख़ास करके आप देखते हैं कि उसी समय का यह बात है। इसमें और भी चीज़ें प्रसंग में आप ये भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ी वैसी बात आपको बता रहा था कि आपकी कहानी थोड़ा समझ में आ जाए। इसमें आप देखें, इसमें क्या है, प्रसंग में आप लिख सकते हैं कि लक्ष्मी का स्वागत की इन पंक्तियों में रोशन की व्यथा व्यंजित है। उसकी मुख्य पीड़ा यह है कि उसका बच्चा बहुत बीमार है। दूसरे, ज्यों ही वह अपनी पत्नी का दाह कर्म करके लौटा था कि उसके माता पिता ने उसकी दूसरी शादी की चर्चा कर डाली। वह अपनी इसी मनोव्यथा को यहाँ पर व्यंजित कर रहा है। कौन? ये जो रोशन है। इसीलिए तो कहता है, रोशन कहता है कि दुनिया का व्यवहार इतना शुष्क, इतना निर्मम, इतना क्रूर कैसे है, मैं उससे नफरत करता हूँ। ऐसे ऐसे निर्मम, ऐसे क्रूर, ऐसे शुष्क व्यवहार से मैं नफरत करता हूँ, रोशन कहता है। क्या ये लोग नहीं समझते कि वह जो मर जाती है वह भी किसी की लड़की होती है, किसी माता पिता के लाड़ में पली हुई होती है, फिर उसके मरते ही सगाइयां लेकर दौड़ते कैसे हैं लोग? स्मृति मात्र से ही मेरा खून खौलने लगता है, ऐसा वो जो है कौन बोलता है? रोशन कहता है। और इसमें व्याख्या में आप लिख सकते हैं कि उसकी व्यथा पर टिप्पणी करते हुए सुरेंद्र ने कहा था कि यह तो दुनिया की रीति ही है। इस पर रोशन कहता है, सुरेंद्र जो है ये रोशन का मित्र है, ठीक है। और सुरेंद्र कहता है कि जो जो ये हुई है कि भाई मृत्यु हो गई, दूसरा विवाह कर लो, तो रोशन सुरेंद्र कहता है कि यह तो दुनिया की रीति है। तब रोशन कहता है बड़े खीज के साथ, मतलब गुस्से के साथ, ठीक है, थोड़ा रिसियाए के खींच करके कहता है कि यह दुनिया की कैसी रीति है जो इतनी निष्ठुर और इतनी निर्मम है। क्या दुनिया और उसकी रीति इतनी क्रूर है कि किसी की भावनाओं का यहाँ कोई मूल्य नहीं है, समाज में नारी का कोई मूल्य नहीं। लोग यह भी नहीं जानते कि जब स्त्री मर जाती है तो उसके स्थान की पूर्ति मात्र दूसरे विवाह से नहीं की जा सकती, फिर उसके प्रति इतनी निर्ममता क्यों दिखाई जाती है? वह भी तो किसी की पुत्री होगी, उसे भी किसी ने बड़े लाड़ प्यार से पाला होगा,
उसके दिल से पूछो कि उसकी मृत्यु की पीड़ा कितनी गहरी होगी। क्या बात है यार, कितनी गहरी बात है, मृत्यु की पीड़ा कितनी गहरी होगी। महाराज तुलसीदास जी की एक चौपाई मुझे याद आ जा रही है इसी बीच। तुलसीदास जी ने क्या कहा? तुलसीदास जी ने कहा कि जन्मत मरत दुसाह दुख होई। जन्म लेते समय बच्चे को अत्यंत पीड़ा होती है, माता को अत्यंत पीड़ा होती है, और मृत्यु के समय भी व्यक्ति को बहुत पीड़ा होती है। जो व्यक्ति जन्म लेता है, बच्चा बयां नहीं कर पाता, जन्मत मरत दुसाह दुख होई। बहुत बेसंभार दर्द होता है, बहुत दुख होता है जन्म लेते समय और मृत्यु के समय, और खास करके मृत्यु के समय भी दर्द होता है। इस बात को रोशन समझ जा रहा है, अपनी पत्नी के मृत्यु के दर्द को यहां पर बयां कर रहा है। फिर डॉक्टर को जाते हुए देखकर रोशन फिर कहता है कि आप जा रहे हैं डॉक्टर। इस कथन में रोशन की गहरी पीड़ा और निराशा व्यंजित है, क्योंकि उसका लड़का भी अरुण बीमार है। इसी समय वह अपने छोटे भाई भांसी से कहता है, देखो भांसी, दवाई लेकर के जल्दी आना, इतनी जल्दी मानो तुम यहीं खड़े हो। पानी बारिश हो रही होती है तीव्र गति से, और जो छोटा भाई है भांसी उससे दवा लाने के लिए बोलता है। डॉक्टर लिखते हैं पर्चा में, उसी पर एक प्रकार से पूरा ये एकांकी है, छोटी सी एकांकी, आप पढ़ लीजिएगा। इसमें विशेष में कुछ बातें आप लिख सकते हैं, जरूर जाननी जरूरी। विशेष में आप लिख सकते हैं, समाज की रीति, नारी का मूल्य, उसकी स्थिति की व्यंजना इसमें की गई है। दूसरी बात, व्यक्ति अपनी कन्या को तो पुत्री मानता है, उसे भरपूर प्यार देता है, पर दूसरे की कन्या जब वो उसके यहाँ पर जो है बहू बन करके आती, तो उसको कूड़ा करकट की भांति समझता है, उसको एक प्रकार से दूसरे नज़रिए से देखता है। वो भी तो किसी की पुत्री है, इस बात पर यहाँ पर फोकस किया गया है। तीसरी बात यह कि भाषा इसकी सरल और व्यवहारिक है। आप जब लक्ष्मी का स्वागत एकांकी पढ़ेंगे तो बड़े अच्छी सरल भाषा का प्रयोग है, आप समझ जाएंगे। चौथी बात, शैली जो है भावात्मक है और व्यंग्यात्मक शैली, व्यंग किया गया है। समाज के जो व्यवहार हैं, समाज के जो नियम है, उन नियमों पर व्यंग किया गया है। यहाँ पर लेखक व्यंग करता है, किसके माध्यम से करवाता है? रोशन के माध्यम से करवाता है। क्लियर? भावात्मक है। जब आप इस एकांक को पढ़ेंगे तो भावात्मक इमोशनल हो जाएंगे आप एकदम से। ये हो गया। आगे देखें, अगला आपका आपके समक्ष आ चुका है भाई। आगे देखेंगे, अगला आपका आ चुका है, पुराने चित्त से इसको देखने वाला उदास होता है। ये बड़ा जबरदस्त चीज है। आपसे कह रहा है क्या कि पुराने चित्त से इसको देखने वाला उदास होता है, वह अपने को पंडित समझता है। पंडिताई भी एक बोझ है, जितनी ही भारी होती है उतनी ही तेजी से डुबाती है। जब वह जीवन का अंग बन जाती है पंडिताई, तो सहज हो जाती है, तब वह बोझ नहीं लग रहती। वह उस अवस्था में भी उदास नहीं रह करती। कहाँ अशोक का कुछ भी तो नहीं बिगड़ा, कितनी मस्ती में झूम रहा है। कालिदास इसका रस ले सके अपने ढंग से, मैं भी ले सकता हूँ, पर अपने ढंग से। उदास होना बेकार है। इसका संदर्भ क्या है भाई? ये कहाँ से लिया गया है? ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है अशोक के फूल। उसे अशोक के फूल से ये आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। अशोक के फूल निबंध किसका है? अशोक का फूल किसका है भाई? अशोक का फूल निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। आप संदर्भ में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध अशोक के फूल से उद्धृत है। इसमें लेखक ने अशोक के पुष्प की ऐतिहासिकता पर प्रकाश डाला है। ठीक है, ऐसा आप लिख सकते हैं। और प्रसंग में यहाँ पर आप डाल दीजिएगा, क्या प्रसंग में क्या लिखेंगे भाई? प्रसंग क्या है? ये जो उस समय का कथन है जो यहाँ पर है, प्रसंग उस समय के बारे में बता रहा है। प्रस्तुत गद्यांश हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध अशोक के फूल से उद्धृत है। लेखक यहाँ पर कहना लेखक का कि मानव के जीवन की धारा अपनी चाल से चलती जा रही है, सब कुछ वैसा ही है, केवल मानव की मनोवृत्ति बदलती है। और इसी मनोवृत्ति के बदलते परिवेश को यहाँ पर जो है दिखाने का प्रयास करते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, और व्याख्या में समझते हैं। इसकी व्याख्या ये आचार्य द्विवेदी अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि मानव के मन में एक प्रकार से प्राचीनता के प्रति मोह है। मनुष्य जो है वो प्राचीन जो परंपराएं हैं, जो रीति रिवाज हैं, उनके प्रति मोह
जो है एक प्रकार से दिखाता है कि भाई जो परंपराएं हमारी उसके प्रति मोह है, और इस स्थिति में उसकी चित्तवृत्ति नहीं बदलती है। जो मनोवृत्ति होती है उस परंपरा के प्रति या रीति रिवाज के प्रति या किसी भी मानसिकता के प्रति वो जल्दी बदलती नहीं है, और इसी कारण वह सब कुछ उस पुराने ढंग से सोचना समझना चाहता है। जबकि वस्तु स्थिति यह है कि काल की कराल धारा में सब कुछ बदल चुका है। अतीत से ज्ञान संचित करने के कारण से उसकी अपनी पंडिताई भी अतीत से संबंध रखती है, और यदि ज्ञान का संबंध अतीत के साथ साथ वर्तमान से ना होगा तो निश्चय ही ऐसा ज्ञान बन जाएगा, क्योंकि वह वर्तमान में ना की जा सकेगी। यानी वह ज्ञान की गठरी जितनी भारी होगी उतनी जल्दी उसके डूबने की आशंका बनी रहेगी। जब यह पांडित्य वर्तमान के साथ घुल मिल जाता है तो वर्तमान जीवन का एक अंग बन जाता है। मतलब यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि जो पुराने मूल्य हैं या पुराने जो वैचारिक दृष्टिकोण हैं वो आप जानो, ऐसी बात नहीं कि उसको मत जानो, लेकिन समय के हिसाब से परिवेश को देखते हुए आप अपने विचारों में परिवर्तन लाओ, लचीलापन लाओ जीवन में। चाहे सामाजिक व्यवहार है, चाहे सामाजिक मापदंड है, चाहे आपके पर्सनल व्यवहार हैं, परिवर्तन आप जरूरी है, परिवर्तन के खिलाफ मत जाइए, लेकिन ऐसे परिवर्तन को आप बढ़ावा भी ना दीजिए जो परिवर्तन उचित ना हो, लेकिन परिवर्तन जरूरी भी है। क्लियर? उस स्थिति में जीवन वृत्ति सामान्य हो जाती है और उसे किसी प्रकार से परेशान नहीं होना पड़ता। पांडित्य का भार भी हल्का हो जाता है और व्यक्ति प्राचीनता का व्यामोह छोड़ देने के कारण उदास भी नहीं होता है। जहाँ तक प्रश्न अशोक का है, उसका अभी तक कुछ भी नहीं बिगड़ा है, वह अपनी मस्ती में झूम रहा है। कालिदास ने इसका आनंद अपने युग की प्रवृत्ति के अनुकूल उठाया था और उसी ढंग से अर्थात अपने युग की दृष्टि के अनुसार इसका आनंद आज भी उठाया जा सकता है, और दृष्टि के परिवर्तन मात्र से उदासी को स्वमेव समाप्त किया जा सकता है। ये कहने का तात्पर्य था हजारी प्रसाद द्विवेदी का। उदाहरण भी दिया कालिदास का और अशोक का। कहा कि अशोक का उदाहरण जो व्यक्ति देते हैं कि भाई अशोक ने ऐसा किया तो उस समय उनकी परिस्थिति वैसी थी, उन्होंने वैसा किया, और आज वैसी सिचुएशन आएगी तो आज की परिस्थिति अलग है, आज हम दूसरा चीज़ अपनाएंगे, लेकिन उससे हम सीखेंगे ना, जो अतीत है उससे सीखेंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि जैसे अशोक ने किया था, जैसे कालिदास ने किया था वैसे हम भी करेंगे। अब जरूरी है कि आपसे मान लेते हैं कि वो आपके बंदूक से मार रहा है और आप जो है तलवार से लड़ने जा रहे हैं उससे, आप लाठी उठा रहे हैं बंदूक के खिलाफ, तो क्या होगा? परिवर्तन जरूरी होता है ना। मैं हिंसा का यहाँ पर वो नहीं कर रहा हूँ कि भाई लाठी और बंद यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर एक उदाहरण के माध्यम समझाने का प्रयास। ठीक है, तो यही है, यही बताने का प्रयास द्विवेदी जी करते हैं। यहाँ पर विशेष कुछ बातें यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने योग्य हैं आपके लिए, इस पर थोड़ा फोकस करेंगे। आचार्य द्विवेदी ने उस ज्ञान को बोझ माना है जो अपने आप को वर्तमान के अनुरूप नहीं ढाल पाता है, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात ये कहा कि पंडित एक बोझ उस स्थिति में भी रहता है जब व्यक्ति उसे अपने जीवन का अंग बनाने की अपेक्षा उसकी गुरुता को ओढ़ करके चलता है। वो उस ज्ञान के माध्यम से क्या करता है कि वो ज्ञानी बनने का प्रयास करता है, वो व्यवहार में नहीं लाता है उसको, बस केवल पढ़ लिया, ज्ञान किताबी है, व्यवहार में नहीं, उसको प्रैक्टिकल नहीं किया, उसका प्रैक्टिकल जरूरी है, इस बात पर ध्यान देता है। तीसरी बात, भाषा खड़ी बोली हिंदी है और शैली जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की वो विश्लेषणात्मक शैली का प्रयोग करते हैं, निश्चित तौर पर जरूरी भी है। तो एक प्रकार से ये हो गया आपका कुछ विशेष बातें। आगे आपका और भी एक जो है मैंने रखा है, 4 आपके लिए रख दिया ताकि आप आसानी से समझ सकें, इसी प्रकार से आपसे पूछा जाता है। क्लियर हो रही बात है ना, समझ में आ रहा है भाई? आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपका आ चुका है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, मलयस का मान तभी है जब मलयज भारवाही पवन सागर प्रक्षालित चरणों से हिममंडित मुकुट तक उत्तरयान के ललित गति से सतत प्रवाहशील है। चंद्रिका का मान तभी है जब मन में अविकल और पूर्णकाल चंद्र प्रकाशमान है। मनुष्य का गौरव भी तभी है जब वह अपने आप में अधिष्ठित है। जिस क्षण वह आत्म विश्लिष्ट हो जाता है उस क्षण वह अत्यंत हे बन जाता है। इसीलिए जब वह अपने को परत पर के लिए अर्पित करता है तब वह सचमुच बिकता नहीं है।
उल्टे उसी समय उसका गिरा हुआ मूल्य एकदम ऊंचे चढ़ जाता है, क्योंकि उसके लघुत्तर और क्षुद्रतर अंग अंश स्वयं उसी के बृहत्तर महत्तर और अंगी के प्रति प्रणत होते ही उसे बृहत्तर और महत्तर सत्ता के एकाकार कर लेते हैं। ये जो है खास करके विद्यानिवास मिश्रा जी के द्वारा रचित है। तुम चंदन प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये उसी से है। खास करके डॉक्टर विद्यानिवास मिश्रा ने तुम चंदन हम पानी नामक निबंध में परमात्मा की शक्ति को चंदन के उपमान की सार्थकता के बारे में बताने का प्रयास किया है। और ख़ास करके इसकी अगर मैं बताऊं आपको संदर्भ में तो आप क्या लिखेंगे कि डॉक्टर विद्यानिवास मिश्रा जी ने द्वारा रचित तुम चंदन हम पानी शीर्षक से जो है जो गद्यावतरण प्रस्तुत है वो मतलब प्रस्तुत गद्यावतरण किससे भाई प्रस्तुत गद्यावतरण डॉक्टर विद्यानिवास मिश्रा द्वारा रचित तुम चंदन हम पानी निबंध शीर्षक से उद्धृत है। क्लियर। आगे देखते हैं प्रसंग क्या है। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्रा ने तुम चंदन हम पानी शीर्षक निबंध में बिरहणी राधा के शरीर पर शीतलता प्रदान करने के उद्देश्य से लगाए गए चंदन के कष्टकारी होने की चर्चा छेड़कर यह मत निर्धारित किया है कि चंदन या मनुष्य भी तभी सार्थक है जब वह ईश्वर के लिए अर्पित किया जाए। यानी वह मनुष्य सार्थक है जो ईश्वर के लिए अर्पित किया जाए, चंदन की बात की जाए चाहे मनुष्य की। ठीक है। व्याख्या देखेंगे। व्याख्या मलयाचल से प्रवाहित होने वाले पवन की महानता इस बात में है कि वह मलयाचल पर्वत से चलकर उत्तर में हिमालय तक धीमी गति से चलकर संपूर्ण देश को गंध से सुगंधित करता है। यानी मलयज का मान तभी है जब मलयज भारवाही पवन सागर प्रक्षालित चरणों से हिममंडित मुकुट तक उत्तरयान के लिए ललित गति से सतत प्रवाहशील हो। ठीक है। और इसी प्रकार चंद्रमा की महानता तभी है भाई, कैसी चंद्रिका का मान तभी है जब मन में आबिकल और पूर्णकाल चंद्र प्रकाश मान है। यानी कि चंद्रमा की महानता तभी है जब वह मन में शीतल प्रकाश का निरंतर अनुभव कराए। इसी प्रकार मनुष्य का गौरव भी तभी है जब वह अपने आत्म दर्शन में लीन हो, क्योंकि जब वह अपने आत्म तत्व से अलग हो जाता है अर्थात पशुत्व की श्रेणी में पहुंच जाता है तो उसे घृणित पात्र कौन होगा, मतलब उससे घृणित पात्र कौन होगा। और इसीलिए जब मनुष्य अपने को परम ब्रह्म के सम्मुख समर्पित कर देता है तब वह वास्तव में मनुष्य जो होता है महान हो जाता है। जब वह अपने कि जो उसका स्व है उस स्वतत्व में विहीन नहीं होता है बल्कि विश्वात्मा में लीन हो जाता है, वैसे वो महान हो जाता है। मतलब अपने आप में विलीन नहीं होता है, वो परमात्मा में विलीन होता है जैसे ही आत्मा, उस समय वह महान हो जाता है। पाश्चात्य देशों के साम्यवादी विचारों के द्वारा जब वह पशु के समान क्षुद्र स्वार्थी हो जाता है तो वह गिर जाता है, वह पाश्चात्य विचारों के प्रति बिक जाता है। लेकिन जब परम ब्रह्म के प्रति समर्पित होता है, अपने को उस महान के साथ एकाकार करता है, आत्मा को अपनी परमात्मा में मिलाने का प्रयास करता है, तब उसी महान ब्रह्म जैसा ही वह महान हो जाता है, क्योंकि उस परमात्मा में उसकी आत्मा लीन हो गई है। इसमें कुछ विशेष बातें इसको भी थोड़ा सा ध्यान देने योग्य है, आप यहाँ पर ध्यान देंगे। और ख़ास करके जब भी आपसे तुम चंदन हम पानी से आपसे पूछा जाएगा तो उसमें यही विशेष अगर आप डाल देंगे तो हो जाएगा काम। यहाँ विद्यानिवास मिश्रा ने अंश से यानी ईश्वर अंश जीव अविनाशी का दार्शनिक विचार का प्रतिपादन किया है। दूसरी बात, मानव की सार्थकता परमात्मा के प्रति समर्पित होने में बताई गई है। इसके अलावा आत्म अधिष्ठित आत्मविश्लिष्ट परस्पर अर्पित क्षुद्रोत्तर अंश महत्तर अंशी दर्शन शास्त्र की परिभाषित शब्दावलियों का प्रयोग यहाँ पर जो है किया गया है, किसके द्वारा, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्रा जी के द्वारा। क्लियर। और बहुत अच्छे तरीके से पाश्चात्य विचारधारा पर भी तंज कसने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से ये आपके कुछ प्रश्न थे, मतलब कि जो मैंने आपको बताया जो है गद्यावतरण थे। और बाकी जो ये प्रश्न आपके यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं, इन प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे आने वाले समय में। आपको बता दूँ कि इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। बाकी 4 प्रश्न मैंने ऑलरेडी बता दिए, 4 प्रश्न ही आपको लिखित में पूछा जाएगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर। आपसे 4 प्रश्न ही पूछा जाएगा, तो आप परेशान मत होइएगा उसको लिए कि जो है सर जी ने 4 ही प्रश्न बताया, 4 मैंने व्याख्या भी बता दी है। क्लियर, समझ में आ रही बातें। आगे देखते हैं प्रश्न आपका अगला क्या आ चुका है भाई। अगला प्रश्न आप सभी लोग देखेंगे। प्रश्न है कि एक लेखक की डायरी,
प्रश्न आपका बड़ा अच्छा है। एक लेखक की डायरी की भूमिका लिखिए। एक लेखक की डायरी, भाई ये किसकी है? गजानन माधव मुक्ति बोध की है। तो एक लेखक की डायरी की भूमिका आपसे पूछ रहा है कि भूमिका लिखने का प्रयास करें। चले थोड़ा सा बता ही दे रहे हैं। एक लेखक की डायरी की बात किए तो इस डायरी में आप देखते हैं इसका शीर्षक है एक लेखक की डायरी, एक साहित्यिक की डायरी खास करके, जिसके लेखक हैं गजानन माधव मुक्तिबोध और वे बचपन से ही अंतर्मुखी और आत्म केंद्रित स्वभाव के हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध जी अत्यंत जिज्ञासु प्रवृत्ति के रहे हैं और चित्त विचलन भी इनका एक प्रकार से रहा है, मतलब कि मन इनका चंचल था। ठीक है। और उनकी एक प्रवृत्ति, मतलब प्रमुख प्रवृत्ति है खास करके चित्त विचलन की, मन के विचलन की। और मुक्तिबोध स्वयं खास करके उनका मन एक प्रकार से परिवर्तित होती रहता है, मतलब। और आप देखेंगे डायरी शब्द से इस भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए कि मुक्तिबोध की यह डायरी तिथिवार डायरी है, कि डेयरी उन्होंने लिखी है। वास्तव में एक साहित्यिक की डायरी जो है उस स्तंभ का नाम है जिसके अंतर्गत मुक्तिबोध ने तमाम प्रश्नों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। नागपुर से प्रकाशित होने वाली साप्ताहिक पत्रिका नया खून में कभी साहित्यिक तो कभी गैर साहित्यिक विषयों पर मुक्तिबोध जो टिप्पणियाँ लिखते थे, उसी टिप्पणियों को एक प्रकार से उसके बाद में आप देखते हैं वसुधा नामक पत्रिका में भी कुछ निबंध के माध्यम से जो उन्होंने विचार व्यक्त किए गजानन माधव मुक्तिबोध ने, और एक साहित्यिक की डायरी जो है उसी में इन विचारों को प्रकाशित करवा दिया गया है। और इसके संबंध में श्री अदीब जी ने भी लिखा है कि मुक्तिबोध की डायरी उस सत्य की खोज है जिसके आलोक में कवि अपने अनुभव को सार्वभौमिक अर्थ में देता है। कुल मिलाकर के मुक्तिबोध ने इसे श्रीकांत वर्मा को दिया था, जिसका प्रकाशन उनके जीवन काल में ही हुआ था, और दूसरा संस्करण मुक्तिबोध की मृत्यु के 2 महीने के बाद में होता है भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा। और आप देखेंगे श्रीकांत वर्मा कहते हैं इसके बारे में कि एक साहित्यिक की डायरी के पहले संस्करण की पांडुलिपि मार्च 1964 में भोपाल में मुक्तिबोध जी ने मुझे सौंपी थी, और वह जिस रूप में चाहते थे उसी रूप में प्रकाशित भी हुई थी। और ख़ास करके उस पांडुलिपि में कटुयान और काव्य, सत्य और कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी शीर्षक किस्तें नहीं थी, फलस्वरूप ये पहले संस्करण में नहीं है, बाद में आकर के प्रकाशित होती है। तो कुल मिलाकर के एक साहित्य की डायरी जो है वो श्रीकांत वर्मा के द्वारा प्रकाशित करवाई गई है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, तो डेली की डेली डायरी नहीं लिखते थे, कुछ लेख हैं, निबंध लेख हैं या और लेख हैं साहित्यिक पत्रिकाओं से प्रकाशित हुआ करते थे, उन्हीं को प्रकाशित करवा दिया गया। अगला प्रश्न आपका देखेंगे, अगला प्रश्न यहीं पर आपसे पूछ लिया गया है कि मुक्तिबोध की प्रमुख रचनाओं के नाम भी लिखें। बढ़िया प्रश्न है। मुक्तिबोध की रचनाएं कौन कौन सी? भाई देखें इनकी रचनाएं, देखें काव्य संग्रह भी इन्होंने लिखा है। काव्य संग्रह में इनका चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, ये भी इनकी रचनाएं, और तार सप्तक में इनकी रचनाएं प्रकाशित होती थी, ये बात भी ध्यान रखेंगे। दूसरी इनकी आलोचनात्मक रचनाएं भी इन्होंने लिखी मुक्तिबोध ने। कामायनी एक पुनर्विचार इनका बड़ा बढ़िया आलोचना ग्रंथ है। इसके अलावा नई कविता का आत्मसंघर्ष भी इनका एक आलोचनात्मक ग्रंथ है। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र भी इनकी रचना है। ठीक है। इसके अलावा समीक्षा की समस्याएं भी इनकी एक रचना है, आलोचनात्मक कृतियाँ हैं। इन्होंने कहानी संग्रह भी लिखा है, काठ का सपना कहानी संग्रह है, विपात्र कहानी संग्रह इनका है, सतह से उठता आदमी भी इनका कहानी संग्रह है। इसके अलावा इतिहास ग्रंथ भी इन्होंने लिखा है, भारत इतिहास और संस्कृति। ठीक है। रचनावली भी इनकी है, मुक्तिबोध रचनावली 7 खंडों में प्रकाशित है। क्लियर? इनकी सारी रचनाएं जो है मुक्तिबोध रचनावली में संकलित है, 7 खंडों में प्रकाशित है। 7वां प्रश्न आप देखेंगे। अगला प्रश्न है, राहुल संकृत्यान के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालिए। राहुल संकृत्यान जी के बारे में आपसे पूछ रहा है, व्यक्तित्व और कृतित्व। पंडित राहुल संकृत्यान के बारे में आप सभी लोग जानते भी होंगे। राहुल संकृत्यान जी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? भाई व्यक्तित्व माने होता है उनका जन्म, जीवन परिचय थोड़ा सा, और कृतित्व माने होता है रचनाएं। तो राहुल संकृत्यान जी का जो जन्म हुआ था वो 9 अप्रैल को हुआ था 1893 ईस्वी में, आजमगढ़ जिले के पंदहा गाँव पड़ता है आजमगढ़ जिले में, उसी में इनका जन्म हुआ था राहुल जी का। पंदहा उनका ननिहाल था मुख्य रूप से, जबकि पंदहा से 10 मील की दूरी पर उनका पैतृक निवास था। उनके पिताजी का नाम गोवर्धन पांडे था और माताजी का नाम कुलवंती देवी था। और राहुल संकृत्यान का मूल नाम इनका जो था, यानी वास्तविक नाम केदारनाथ पांडे था। सांकृत्यायन इनका गोत्र है खास करके, और इसीलिए राहुल नाम उनको तब मिला जब वे 1930 में श्रीलंका में बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेते राहुल संकृत्यायन। और बौद्ध धर्म होने के पूर्व राहुल जी को दामोदर स्वामी के नाम से पुकारा जाता था। और ख़ास करके राहुल संकृत्यायन घुमक्कड़ी धर्म से प्रभावित बहुत प्रभावित थे, और उन्होंने आप देखते हैं आजीवन
नए नए स्थानों की यात्रा करी, देशाटन करा और ख़ास करके विभिन्न विषयों और भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करा और उनकी तमाम प्रकार की विविध धर्मी उनकी वृत्ति जो थी विविध धर्मी थी। खास करके आप देखते हैं वैराग्य के प्रति आकर्षण उनका बढ़ा, कभी घुमक्कड़ी के प्रति जो है बढ़ा, तो विचारधारा परिवर्तित रहती थी इनकी। और कुल मिलाकर के हिंदू धर्म से विमुख होकर के बौद्ध धर्म ही अपनाए थे। दीर्घकाल तक श्रीलंका में रहे, कई वर्षों तक यूरोप की यात्रा भी करते रहे। कालांतर में मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित हो गए और सामाजिक आंदोलन से भी जुड़ गए। और कुल मिलाकर के इन्होंने बहुत ज़्यादा साहित्यिक ग्रंथ भी लिखे हैं। उन्होंने दर्जन भर कहानियाँ लिखी, लगभग 12 से अधिक कहानियाँ लिखी, उपन्यास भी लिखे और उपन्यासों में इनके सप्तमी के बच्चे, सिंह सेनापति, जय योधे, वोल्गा से गंगा, विस्मृत यात्री, ये सब महत्वपूर्ण है उपन्यासों और कहानियों में। देसी विदेशी तमाम विद्वानों की जीवनियाँ भी लिखी हैं। यात्रा वृत्त के क्षेत्र में उन्होंने नए प्रतिमान स्थापित किए हैं और ख़ास करके बौद्ध धर्म संबंधी तमाम सारे ग्रंथों का सृजन किया। संस्कृत और तिब्बती भाषा में भी ग्रंथ लिखे इन्होंने, राहुल शंकरत्यान जी ने। और इस प्रकार से राहुल जी का कृतित्व भी बहुत ज़्यादा उत्कृष्ट और पुष्कल है, इसमें कोई दो राय नहीं है और निश्चित तौर पर ये बड़े अच्छे विद्वान रहे हैं। ठीक है, 8वां प्रश्न आप देखेंगे, अमृत राय की हिंदी साहित्य में क्या भूमिका है बताइए। ये भी प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो अमृत राय जी की बात की जाए, खास करके अमृत राय जी की अगर बात की है तो अमृत राय हिंदी साहित्य में खास करके इनकी अमिट पहचान है और खास करके प्रगतिशील विचारधारा की पुरजोर हिमायती रचनाकार के रूप में इनका नाम आता है। प्रेमचंद पर प्रकाशित महत्वपूर्ण जीवनियाँ जैसे प्रेमचंद घर में, शिवरानी देवी, कलम का मजदूर, मदन गोपाल, प्रेमचंद कलम का सिपाही, अमृत राय में से अमृत राय द्वारा प्रस्तुत जीवनी प्रेमचंद कलम का सिपाही से 8वां अध्याय, तमाम सारी रचनाएं इनकी हैं, अमृत राय की हैं। अमृत राय जो हैं ये प्रेमचंद जी के पुत्र हैं और धनपत राय से प्रेमचंद बनने तथा प्रेमचंद के विचारों को प्रभावित करने वाली तत्कालीन राजनीतिक और साहित्यिक घटनाएं आप देखते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में अमृत राय की रचनाओं के माध्यम से पता चलता है। अमृत राय ने कुल मिलाकर के आप देखते हैं हिंदी साहित्य को बहुत ज़्यादा योगदान दिया है और प्रेमचंद के विचारों को परिपक्वता दे करके एक नया तेवर प्रदान किया है उनके पुत्र अमृत राय ने। क्लियर, ये इतना लिख देंगे हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं, आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो पूछे गए हैं इनकी व्याख्या आपको मिलेगी, इनकी व्याख्या ऑलरेडी होगी धीरे धीरे। ठीक है, आप कोर्स ले सकते हैं। बाकी देखिए, केवल 2 प्रश्न आपको करने हैं खंडसा से। 500 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर को आपको लिखना होता है। 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं। पहला प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा सकता है, दीपदान एकांकी का कथा सार अपने शब्दों में लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपसे पूछा सकता है, कहानी कला के तत्वों के आधार पर जैनेन्द्र कुमार की कहानी पाजेब कहानी की समीक्षा कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा सकता है, आचार्य शुक्ल जी की निबंध शैली का परिचय देते हुए उनके योगदान का मूल्यांकन कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो ये भी प्रश्न एकदम से ध्यान रखेंगे, रट लीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, 30 बरस का साथी संस्मरण का सारांश लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप जितने भी पाठ्यक्रम में आपकी चीज़ें संकलित हैं उन सभी के सारांश को आप जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा। इस प्रकार से आपके ये क्वेश्चन पेपर को मतलब मॉडल पेपर को मैंने सॉल्व करवाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, आपका मॉडल पेपर था जो कि मैंने आपको सॉल्व करवाया। शिक्षा शास्त्र का महासंग्राम वीडियो आ चुका है, महासंग्राम पार्ट 1 ये है, पार्ट 2 अभी आना बाकी है। तो ये वीडियो आप सभी लोग देख लीजिएगा, यूट्यूब पर अवेलेबल है। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। शिक्षा शास्त्र का वीडियो देख लीजिएगा, हिंदी साहित्य का महासंग्राम वीडियो देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट हर एक सब्जेक्ट की बना दी है मैंने, प्लेलिस्ट में सारी वीडियो जितनी पड़ी हुई सब देख लीजिएगा। आपकी परीक्षा की दृष्टि से सारी वीडियो इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद, गुड नाइट, आई लव यू।